देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग प्रोबेबिलिटी जो कर रहे थे उसमें देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि तुम लोग ये सब होमवर्क करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये सेट ए से कुछ क्वेश्चंस और एक एग्जांपल भी मैंने बताया था, सेट बी सेट सी। तो पहले जो क्वेश्चन मैंने बोला था ना होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं, ये पहले हम कर बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। तो सेट ए का क्वेश्चन नंबर 48 पहला ये वाला है, इसको करते हैं 48। सेट ए, सेट ए, सेट ए बी सी तुम लोग भी लिख लो, क्योंकि हम मिडिल मिडिल से करवा रहे हैं ना, तो तुम लोग को भी फिर बाद में मिलेगा नहीं कहाँ पर क्या किया हुआ है। तो सेट ए तुम लोग भी लिखो, नहीं तो कौन से सेट का 48 है वो नहीं समझ में आएगा, फिर ढूंढना पड़ेगा। तो ये देखो ये सेट ए मैंने ओपन कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या बोला है, इफ एन अनबायस्ड डाई इज रोल्ड वंस, डाई मतलब वही लूडो का गोटी, ठीक है। अनबायस्ड मतलब जो सही है, मतलब जिसमें कोई बायसनेस नहीं है कि ऐसा कुछ किया हुआ है कि जब भी फेंकोगे वन ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अनबायस्ड है। डाई इज रोल्ड वंस, द ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग ए पॉइंट विच इज मल्टीपल ऑफ 3 इज, ठीक है। तो पहले द ऑड इन फेवर ऑफ गेट, ठीक है, इस चीज को एक बार हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, इफ एन अनवाइज डाइस इज रोल्ड वंस, अगर एक बार अगर एक लूडो के गोटी को हम लोग रोल करते हैं या डाई को रोल करते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 इज, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मान लो गेटिंग ए पॉइंट विच इज मल्टीपल ऑफ 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक इग्नोर करना है, ठीक है। मैंने थोड़ा आगे ये वाला लाइन भी काट दिया, यहाँ से फिर से पढ़ेंगे ये वाला, गेटिंग ए पॉइंट विच इज मल्टीपल ऑफ 3। अगर लूडो के गोटी को रोल करते हैं 3 का मल्टीपल मिलेगा, ऐसा चांसेस क्या क्या है। अगर हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होता है जब हम लोग लूडो के गोटी को थ्रो करते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब क्या क्या हमें आउटकम के बेसिस पे मिल सकता है। तो हमें मिल सकता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लूडो के गोटी में तो 1 से लेके 6 तक ही रहता है, ये तो तुम लोग को पता है, ठीक है। अच्छा अब इनमें से मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सा है, मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सा है, यहाँ से देख के बताओ, ठीक है। मल्टीपल का मतलब पता है ना, मल्टीपल का मतलब है या तो 3 का टेबल याद कर लो, ठीक है, या फिर जो डिविजिबल बाई 3 होगा। जैसे 3 के टेबल में 3 1 जा 3 होता है तो 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9, बट ये 9 तो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है नहीं, तो 3 और 6 हो गया है ना। और या फिर डिवाइड करके देख लो, 1 डिवाइडेड बाई 3 फ्रैक्शन में आएगा, मल्टीपल होने से राउंड में आंसर आएगा, ठीक है। मतलब पूरा जो है होल वैल्यू में आंसर आएगा। 2/3 होल नहीं होता, 3/3, 4/3 नहीं होगा, 5/3 नहीं होगा, 6/3 2, तो ये हो गया मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को अगर यहाँ पर पूछा जाए मल्टीपल ऑफ 3 कैसे आएगा, अगर इसका प्रोबेबिलिटी पूछा जाता, जैसे कि मैंने कहा ये वाला पॉइंट को अगर इग्नोर कर दो, ठीक है, द ऑड इन फेवर, ठीक है। तो अनवाइज डाई इज रोल्ड वंस गेटिंग ए पॉइंट विच इज मल्टीपल ऑफ 3, गेटिंग ए पॉइंट विच इज मल्टीपल ऑफ 3, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पॉइंट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, इसका आंसर क्या होता है। यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ता है, देखो अभी तक हम सारी चीजों को क्लासिकल डेफिनेशन से ही करवा रहे, ज्यादा फॉर्मूला में मैंने जो है ट्रांसफर नहीं किया हुआ है क्वेश्चन को, ठीक है। क्लासिकल डेफिनेशन और प्रोबेबिलिटी और सॉरी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो हम लोगों ने सीखा था उसी के बेसिस पे हम लोग जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग साहिल। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा ये देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ये होता है ना आंसर क्लासिकल डेफिनेशन से, और नीचे हो जाता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे देते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 6 है, ठीक है, और फेवरेबल कितना है 2 है, तो इसका आंसर हो जाता 1/3, ठीक है। लेकिन
लेकिन क्वेश्चन तो हमें ये पूछा नहीं है, ठीक है। मैंने ये क्यों बताया, ताकि हम तुम लोग को थोड़ा सा रिलेट करवा देते हैं, ठीक है, कि चैप्टर हमारा क्या था क्या नहीं, थोड़ा सा बीच में गैप है हमारा, तो इसीलिए हम एक बार रिलेट करवा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आ रहा है ऑड इन फेवर। ये कोई नया चीज नहीं है। देखो, नया चीज क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था उस दिन हम लोगों ने ऑड इन फेवर सीखा था। अभी ये आंसर हम लोग का नहीं होगा। ये तो मैंने एक बार जस्ट ऐसे ही बताया कि अगर हम लोग क्वेश्चन में कुछ पॉइंट को इग्नोर करते हैं तो हम लोग का आंसर ऐसा हो जाएगा। अगर हमें ऐसा कुछ पूछ लेता है तो हम लोग ऐसे आंसर देंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं पूछा है। हमें पूछा है ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग ए पॉइंट विच इज मल्टीपल ऑफ 3। पहला बात है, ऑड इन फेवर क्या था, थोड़ा सा याद कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, प्रोबेबिलिटी यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहां पर मैंने ऑड इन फेवर लिखा है उस जगह पे चलते हैं। ऑड इन फेवर कहां पर लिखा है, एक सेकंड, मिल जाएगा, देख लेते हैं। ये रहा ऑड इन फेवर। ऑड इन फेवर बेसिकली एक रेशियो होता है। ऑड इन फेवर भी होता है, ऑड इन अगेंस्ट भी होता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये एक रेशियो है, ठीक है। ये क्या है, ये एक रेशियो है किस चीज का, फेवरेबल आउटकम और अनफेवरेबल आउटकम का, ठीक है। रेशियो किस चीज का है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। ये देखो, ऑड इन फेवर, ये क्या है, ये एक रेशियो है। किस चीज का रेशियो है, फेवरेबल आउटकम और अनफेवरेबल आउटकम का रेशियो है। आउटकम मतलब इवेंट होता था, ठीक है, इवेंट भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो बेसिकली अगर हमें बोले ऑड इन फेवर, दैट इज द रेशियो बिटवीन द फेवरेबल आउटकम। रेशियो कैसे होना चाहिए, ए इज टू बी या बी इज टू सी, ये तो मायने रखता है ना। हम लोग अभी मैथ्स वाले क्लास में क्या कर रहे हैं, रेशियो कर रहे हैं। वहां पर हम लोग सीख रहे हैं ना कि 2:3, 3:2 एक ही बात नहीं है। तो वैसे ही फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल जो होता है, अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल एक ही बात नहीं है, दो अलग बात है। लेकिन तुम लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि ऑड इन फेवर बोलने से क्या रेशियो है, ऑड इन अगेंस्ट बोलने से क्या रेशियो। अगर ऑड इन फेवर, देन रेशियो बिकम फेवरेबल। ये देखो, फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल, ठीक है। ये होता है हम लोग का ऑड इन फेवर का रेशियो। और ऑड इन अगेंस्ट अगर बोलेगा तो अनफेवरेबल, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं। अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल, तो अगेंस्ट बोल रहा है ना, अगेंस्ट मतलब अनफेवरेबल पहले आ जाएगा। याद रखने का तरीका भी बताते हैं, देखो, ऑड इन अगेंस्ट, तो अगेंस्ट बोल रहा है तो अनफेवरेबल, उसके बाद एक याद रख लोगे तो दूसरा तो फेवरेबल होना ही है। ऑड इन फेवर तो फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल, इस तरह से याद रख सकते हो। अब आते हैं हमारा जो क्वेश्चन है उस पे। यहाँ पर बोल रहा है ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग ए पॉइंट विच इज मल्टीपल ऑफ 3। इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है, तो कैसे निकलेगा प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर लिखते हैं। ये हमें पूछा नहीं, ये मैंने तुम लोग को जस्ट समझाया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग को पूछा है ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग ए पॉइंट, ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग अ पॉइंट। ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। ये हमें पूछा नहीं, ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग ए पॉइंट विच इज मल्टीपल ऑफ 3, विच इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। ये आंसर निकालने के लिए तुम लोग को पता होना चाहिए कि रेशियो किस चीज का वो होगा। ऑड इन फेवर बोला है तो रेशियो मतलब डिवाइड भी तो होता है। फेवरेबल आउटकम ऐसे हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ, ऐसे लिख लो डिटेल्स में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम, अनफेवरेबल आउटकम। तो कैसे याद रखना था रेशियो, अगर ऑड इन फेवर बोला है तो फेवर इज टू अनफेवर, और ये कैसे कैलकुलेट होता है, नंबर्स में, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, ये 2 है, तो फेवर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 है, ठीक है। और अनफेवरेबल आउटकम कितने सारे होंगे बोलो, अगर मेरे फेवरेबल आउटकम 2 है, टोटल आउटकम अगर 6 है, नंबर में अगर देखे टोटल आउटकम 6 है और फेवरेबल आउटकम 2 है, तो अनफेवरेबल आउटकम कितना होगा, बताओ तुम लोग कितना होगा। कौन कौन सा आने से मेरे लिए फेवरेबल नहीं होगा, मतलब डिजायरेबल नहीं है, मुझे मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, वो तो 2 ही है, तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। ऐसा कितने सारे आउटकम्स है बोलो, अनफेवरेबल कितने सारे होंगे, 4। 4, ऑब्वियसली 4 होंगे ना। 6 अगर टोटल है उसमें से 2 फेवरेबल है तो अनफेवरेबल 4 होंगे। कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, 1, 2, 4, 6 है ना।
तो यहाँ पर हम लोग नंबर लिखेंगे, ये रहा 6 माइनस 2 लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 4। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/2। अब देखते हैं आंसर कैसे, रेशियोज में है कि, हाँ रेशियोज में 1:2। गलती से भी 2:1 लिख के मत आ जाओ, तब वो हो जाता है ऑड इन अगेंस्ट, ठीक है। ऑड इन फेवरेबल पूछा है तो 1:2, तो ऑप्शन ए 1:2 ऐसे करके आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 48। अब हम लोग करते हैं इसको ना, हम ऐसे कर लेते हैं क्योंकि ये ना एक्चुअली हम लोग का क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, ये भी सेट ए से ही हम लोग करेंगे। ये देखो क्या बोल रहा है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ए कोई एक इवेंट होगा, उसका प्रोबेबिलिटी है 5/9। तो 9 क्या है टोटल पॉसिबल आउटकम, 5 क्या है, 5 है फेवरेबल आउटकम। देन द ऑड अगेंस्ट द इवेंट ए इज, इवेंट ए जो है इसका ऑड अगेंस्ट जो है वो क्या होगा, ठीक है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल तरीका है। पहले हमें एक प्रोबेबिलिटी दे रखा है किसी एक इवेंट का जिसको ए से डिनोट किया है। जैसे देखो ये इवेंट जो है ना मल्टीपल ऑफ 3, इसको भी हम लोग चाहे तो ए से डिनोट कर सकते हैं। तो ये देखो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए पॉइंट मल्टीपल ऑफ 3 हम लोग उसको ए से डिनोट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/6 यानी कि 1/3, ठीक है। ये देखो 1/3, ये एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हुआ है किसी एक इवेंट का, जिस इवेंट का नाम हमें यहाँ पर पता है बट यहाँ पर नहीं पता। यहाँ पर सिर्फ इवेंट जो है ए है, इतना ही हमें बोल रहा है, और इसका आंसर 5/9 है। तो इससे हमें पता चल रहा है ये क्या है, ये है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, है ना। ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है, इसी इवेंट का ऑड एगेंस्ट, ऑड एगेंस्ट ए का ऑड एगेंस्ट कैलकुलेट करने बोला है। तो ऑड इन एगेंस्ट ऑफ ए ऐसे लिखेंगे, ऑड इन एगेंस्ट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, ऑड इन एगेंस्ट का मतलब होता है अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल, नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट या फिर आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, क्योंकि ऑड इन अगेंस्ट बोला है तो अनफेवरेबल बाय फेवरेबल, अभी अभी दिखाया ना, देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना यहाँ पर, ये देखो अनफेवरेबल होने से क्या होता है, ये रहा, ये देखो अनफेवरेबल होने से क्या होता है, ऑड इन अगेंस्ट होने से क्या होता है, अनफेवरेबल बाय फेवरेबल, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट या आउटकम, ठीक। और फेवरेबल कितना होगा, फेवरेबल तो दिख रहा है, ए इवेंट का नंबर ऑफ फेवरेबल है 5, यहां से देख के लिख दिया। अनफेवरेबल कितना होगा, ये डेटा से ही कैलकुलेट कर सकते हो, बताओ अनफेवरेबल कितना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा सोचो, ये टोटल 9 है। हाँ बोलो। 4 होगा। 4 होगा, 9 - 5 ना, टोटल 9 है, 5 फेवरेबल है तो बचा अनफेवरेबल। और देखो ये चीज ना मैंने जब ये वाला पॉइंट सिखाया था ना तुम लोगों को, ये फेवरेबल अनफेवरेबल तब बताया था, देखो नंबर ऑफ फेवरेबल प्लस नंबर ऑफ अनफेवरेबल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इवेंट, है ना। तो टोटल अगर हमें दिया हुआ है कहीं पर भी और फेवरेबल दिया हुआ है तो हम लोग अनफेवरेबल निकाल सकते हैं, अनफेवरेबल दिया हुआ है टोटल दिया हुआ है, वहां से फेवरेबल निकाल लो, फेवरेबल अनफेवरेबल दिया हुआ है तो टोटल निकाल सकते हैं। कोई भी दो डेटा देगा तो दूसरा निकाल ही सकते हैं ना, लेकिन उसके लिए हमें लॉजिक पता होना चाहिए ना, फेवरेबल और अनफेवरेबल मिला के ही तो टोटल इवेंट होगा, किसी भी इंसिडेंट का टोटल नंबर ऑफ जो भी इवेंट होगा या आउटकम होगा, और हमें जो चाहिए वो फेवरेबल, जो नहीं चाहिए वो अनफेवरेबल, और दोनों मिला के ही तो टोटल आउटकम या फिर इवेंट होगा। तो ये देखो यहाँ पर 4/5 हो गया, तो कुछ नहीं, ये टोटल दिया हुआ है तो फेवरेबल अगर 5 है तो अनफेवरेबल उसमें से 9 - 5, ठीक है। तो आंसर 4:5 हो जाएगा, ये हो गया 4:5।
5, ठीक है। थोड़ा सा सोचने से ही आंसर दे पाओगे। अच्छा, अब हम लोग 21 करेंगे, सेट ए का ही 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, देखते हैं 21 में क्या बोला है। अच्छा, फिर से ऐसा ही एक क्वेश्चन बोला है, ऑड इन फेवर, ऑड इन अगेंस्ट। तुम लोग फिर से बताने का कोशिश करो। इफ P is to Q आर द ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट। ये ऑड इन फेवर के हिसाब दिया हुआ है क्योंकि रेशो में दिया हुआ है। ऑड इन फेवर इसका मतलब ये फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है। क्योंकि मैंने अभी अभी बोला ना, तुम लोग कैसे याद रखोगे, दो ही चीज होता है, एक होता है ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट, ऑफ एन इवेंट, ठीक है, और दूसरा होता है ऑड इन अगेंस्ट। यही होता है दो चीज, ठीक है, ऑफ एन इवेंट। तो ऑड इन फेवर होने से फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल, ठीक है, याद रखने का तरीका है। ऑड इन फेवर तो फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल, ऑड इन अगेंस्ट तो अनफेवरेबल, अगेंस्ट मतलब अनफेवरेबल होता है ना, इज टू फेवरेबल, ठीक है। बस तो यहां से ये समझ लो कि पी फेवरेबल हुआ, क्यों अनफेवरेबल हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ऑड इन फेवर दिया हुआ है। ऑड इन फेवर का मतलब रेशियो बिटवीन फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, तो ये फेवरेबल, ये अनफेवरेबल, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, फेवरेबल अनफेवरेबल दिया हुआ है, हम लोग को बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर गिवन है क्वेश्चन में, ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट, ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज P बाई Q, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसका मतलब P क्या हो जाएगा, P है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। देखो ये तुम लोग को एग्जाम में बार बार लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तो लिखोगे ना, तभी तो याद रहेगा कि क्या किया था हम लोगों ने। तो ये देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट। तुम लोग भी लिखो, देखो मेरा लिखना नेसेसरी नहीं है, ये जो हम बार बार लिखते हैं मेरे लिए जरूरी नहीं है, तुम लोगों के लिए जरूरी है। क्योंकि हम ऐसे ही बोलेंगे तो तुम लोग नहीं लिखोगे, तो हम खुद लिख रहे हैं ताकि तुम लोग भी मुझे देख देख के फॉलो करके लिखो। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, और ये हो गया नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट, लिखने से जल्दी याद होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, ठीक है। इसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। सपोज ये इवेंट को ए मान लो, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट और पी ऑफ ए, ऐसे कर लो। अगर इसको ए मानते हो तो प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इवेंट या आउटकम, ठीक है, एक ही बात है। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट या आउटकम, एक ही बात है, ठीक है। इवेंट आउटकम एक ही बात है, ये मैंने कहा बताया था, ये देखो यहाँ पर बताया था ना, इवेंट और आउटकम एक ही बात होता है, ये देखो इवेंट। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कौन सा है, पी, टोटल कितना होगा ये बताओ तुम लोग, टोटल कितना होगा, टोटल आउटकम कितना होगा। अभी अभी मैंने बताया ना, टोटल आउटकम मतलब क्या होता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल का मिक्स्ड अप। बताओ टोटल क्या होगा फिर। P plus Q। ऑब्वियसली P प्लस Q हो जाएगा। अभी अभी देखो ना, अभी अभी दिखा है फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, ये रहा फेवरेबल और अनफेवरेबल, तो P प्लस Q, ठीक है। तो ये देखो P प्लस Q आंसर हो जाएगा ये वाला, P डिवाइडेड बाई P प्लस Q। हड़बड़ी में इसको टिक कर दोगे फिर गलत हो जाएगा, है ना। ये Q दिया हुआ है, तो ये आंसर होता अगर हमें पूछा जाता ऑड इन फेवर के जगह ऑड इन अगेंस्ट अगर पूछा जाता, इन दैट केस ये आंसर होता, है ना। तो हमें तो ये नहीं पूछा, तो बी ऑप्शन हम लोग का सही हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये वाला हो गया। अब हम लोग एक जो है हम लोग का एग्जाम्पल, जो इलास्ट्रेशन है, वहां पर 16.7 नंबर सॉल्व किया हुआ था, जो कि मैंने बोला भी था। अभी हम लोग करके देखेंगे कि वो ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 16.7 थोड़ा आगे होगा शायद, 7 है ना,
एक सेकंड। सेवेंटीन, 11, हाँ ये वाला 7, ठीक है। 15.7, मैट में 15.7 है, मैंने 16 लिखा था, वो क्या है ना, वो मैंने पुराने मैट के हिसाब से लिख दिया है। तुम लोगों का जो मैट आएगा उसमें देखो ये 15 16 ना चेंज करते रहता है मैट में, ठीक है। लेकिन ये 7 जो है ये हर मतलब बहुत पहले से ही ये 7th नंबर क्वेश्चन ही है, बट इसमें वो एग्जाम्पल कभी 15.7 हो जाता है, कभी 16.7 हो जाता है, वो पेज की वजह से। तुम लोग अभी फिलहाल 15.7 लिख लो, जब मैट आएगा तो तुम लोग चेक कर लेना तुम लोग के मैट में कितना नंबर है, ठीक है। तो हम तो 15.7 ही लिखेंगे क्योंकि मुझे भी 15.7 ही दिख रहा है यहाँ। 7 उतना ही रहेगा, ठीक है, सिर्फ 15 में चेंजेस हो सकता है, 7 ही रहेगा बाकी। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्कर, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ वर्कर का वेजेस का डिटेल्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये देखो ये रुपीस है, ये इसको रीड कैसे करते हैं, 50 से लेके 60 रुपीस का वेजेस मिलता है, ऐसे वर्कर है 15। 60 से लेके 70 तक का वेजेस मिलता है, ऐसे वर्कर है 23। 70 से लेके 80 तक का वेजेस मिलता है, ऐसे वर्कर है 36। 80 से लेके 90 वेजेस मिलता है, ऐसे वर्कर है 42। 90 से लेके 100 का वेजेस मिलता है, ऐसे वर्कर है 17। और 100 से लेके 110 का वेजेस मिलता है, ऐसे वर्कर है 12। और 110 से लेके 120 का वेजेस मिलता है, ऐसे वर्कर है 5। ये रीड करने का तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये जो दिया हुआ है ना, ये जो ग्रुपिंग दिया हुआ है, मतलब ऐसे देखो 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90 एंड सो ऑन, ठीक है। और नहीं लिख रहे हम यहाँ पर। क्या होता है ना, एक कंफ्यूजन हमारा होता है, ये हम लोग जब बेस स्टैटिस्टिक्स का स्टार्टिंग करेंगे ना, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी के लिए हमें एकदम बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जरूरत नहीं होता है, बेसिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नॉलेज हमें चाहिए होता है, उसी से हमारा काम हो जाता है, इसलिए मैंने ये चैप्टर लिया है, दोनों रिलेटेड होता है बोल के। लेकिन यहाँ पर एक चीज कंफ्यूजन होगा कि ये 60 कहाँ पर लेना है, ठीक है। इसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज चाहिए, जैसे मुझे लगता है तुम लोग को थोड़ा बहुत पता होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं, और एक क्या होता है, एक मिनट रुको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आएगा तुम लोग के दिमाग में कि 60 को इंक्लूड कहाँ करना है, 50 टू 60 के अंदर 60 है या 60 टू 70 के अंदर। मतलब जैसे अगर हम बोले किसी को 52 रुपीज वेजेस मिल रहा है, वो तो इसी रेंज में आएगा। लेकिन अगर हम बोले किसी को 60 रुपीज का वेजेस मिल रहा है, तो हमें यहाँ सोचना चाहिए कि यहाँ सोचना चाहिए, क्योंकि ये एंड हो रहा है 60 से, ये स्टार्ट हो रहा है 60 से। तो थोड़ा सा भी पता करके रखो, स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताता है कि ये होता है म्यूचुअली इंक्लूसिव तरह का होता है, जिसमें इंक्लूसिव, यहाँ पर 60 हमेशा ये जगह पर हम लोग काउंट करेंगे। मतलब जो ये एक्चुअली होता है क्लास लिमिट्स, ठीक है, इसे बोलते हैं क्लास लिमिट्स। ये होता है अपर क्लास लिमिट, ये होता है लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। तो हमेशा ये जो नेक्स्ट वाला डेटा है, अगर दूसरे वाले डेटा का स्टार्टिंग भी सेम है, तो ये डेटा हमेशा अपर क्लास लिमिट पे लिया जाएगा, ठीक है। इतना टर्म अभी याद रखने का जरूरत नहीं, वो तो हम जब बेसिक पढ़ाएंगे बहुत सारे डिटेल्स में पढ़ा ही देंगे। अभी इतना समझो कि ये एक्चुअली कहां से कहां तक चलेगा। ये जो 50 से 60 है, अगर किसी का वेजेस 60 है तो वो 60 टू 70 में आएगा। मतलब बेसिकली इसका मतलब हो गया 50 से लेके 59 तक, ठीक है। 50 इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, बस इतना समझ लो तो काम हो जाएगा। इसमें 50 आएगा, 51, 52, 53 पॉइंट भी आ जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को मान लो 53.50 रुपीज का वेजेस मिल रहा है, वो भी आ जाएगा, लेकिन उतना सारा चीज नहीं लिख रहे हैं हम, राउंड में लिख के दिखा रहे हैं। 54, 55, 56, 57, 58, 59, ठीक है। यहाँ 60 कभी नहीं आएगा,
कब नहीं होता है? जब हम लोग का सीरीज ऐसा है 60 से एंड 60 से शुरू, ठीक है, 70 से एंड 70 से शुरू, तब ये जो डेटा है, जो कंफ्यूजिंग वाला डेटा है, वो नेक्स्ट वाले में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 60 हमेशा यहाँ पर, मतलब ये 59 तक ही चल रहा है, ठीक है। ये मैंने बता दिया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, अभी हम बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स करवाएंगे इतने से छोटे से चीज के लिए, तो फिर वो चलता जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी नहीं करवा, और क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ ये रिलेटेड होता है, इसलिए मैंने पहले इसी को करवाया, और टफ चैप्टर थोड़ा सा आगे करवा रहे, ताकि आगे जाके जब रिवीजन होगा तो तुम लोगों को आसान रहेगा, ठीक है। इसीलिए तो थोड़ा छोटा छोटा चीज बोल रहे हैं, याद रखो कि ये 50 से 60 जो है ना, ये 60 यहाँ पर कंसिडर हो रहा है, ना कि यहाँ पर कंसिडर हो रहा है। सिमिलरली 70 यहाँ पर कंसिडर होगा, 80 यहाँ कंसिडर होगा, 90 यहाँ कंसिडर होगा, 100 यहाँ कंसिडर होगा, 110 यहाँ कंसिडर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या बोला है, इफ ए वर्कर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, हम लोगों को कोई भी एक वर्कर को रैंडमली सिलेक्ट करना है। वर्कर कितने सारे हैं? इतने सारे लोगों में से किसी भी एक वर्कर को रैंडमली सिलेक्ट करना है फ्रॉम एंटायर ग्रुप ऑफ वर्कर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? फिर प्रोबेबिलिटी निकालना है। पॉइंट ए बी सी डी, 4 केसेस दिए हुए। हिज वेजेस वुड बी लेस देन 50, 50 से कम वेजेस मिलेगा, ऐसे कितने वर्कर हो सकते हैं जिनको 50 से कम वेजेस मिलता है? यानी कैसे लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ऐसे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर। ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालो, जैसे हम पॉइंट ए का ही लिख के दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? प्रोबेबिलिटी दैट वेजेस वुड बी लेस देन 50, ऐसे। ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी दैट wages would be लेस देन 50, ठीक है। 50 से कम जो है वेजेस मिल रहे हैं, ऐसे कितने वर्कर है? तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्लासिकल डेफिनेशन क्या बोलता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जैसे लूडो का गोटी थ्रो करो तो 1 2 3 4 5 6, अब जितने सारे वर्कर है, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट हो सकता है जिसका वेजेस 50 से कम है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्कर। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं? 15, पहले कैटेगरी में 15, 23 36 42, 23 36 42 प्लस 17 12 5, 17 12 और 5, टोटल करते हैं 15 23 36 42 17 12 और 5, मतलब 150, ठीक है। तो टोटल 150 वर्कर है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम 150, ठीक है। इनमें से कौन, कितने सारे ऐसे वर्कर हो सकते हैं जिनका वेजेस लेस देन 50 है? अब देखो, लेस देन 50 का क्या कोई वर्कर का ग्रुप है जिनका वेजेस लेस देन 50 है? यहां से देख के बताओ। लेस देन 50 मतलब 50 से कम, यानी कितना? 49 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और उसके आगे मतलब 0 से लेके 49 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 49.99999, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई भी हमारे पास वर्कर है जिनको 50 से कम वेजेस मिल रहा है? क्या ऐसा कोई वर्कर है? यहां से देख के मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई वर्कर है जिन्हें 50 से कम मिल रहा है? क्या ऐसा कोई वर्कर है? मैम नहीं है, है ना? नहीं है ना, एक भी वर्कर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? 0। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0/150, 0। कोई भी ऐसे वर्कर नहीं है जिनका वेजेस 50 से कम हो, 50 ही स्टार्टिंग है, ठीक है। दूसरा बोला है हिज वेजेस वुड बी लेस देन 80, ऐसा कोई वर्कर हमें मिल जाए जिसका वेजेस लेस देन 80, ऐसे कितने वर्कर हो सकते हैं? तो प्रोबेबिलिटी दैट वेजेस वुड बी लेस देन, वेजेस वुड बी लेस देन 80, ठीक है। 80 से कम, 80 से कम वेजेस मिलते हैं, ऐसे वर्कर कितने सारे हैं? तो वही सेम कंसेप्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 150। मुझे बताओ 80 से कम वेजेस मिलता है, ऐसे कितने सारे वर्कर होंगे?
कौन कौन से वर्कर है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 80 से कम मिलता है ऐसे कितने वर्कर है, बोलो 80 से कम मिलता है ऐसे कितने सारे वर्कर, ये देखो 50 से 60, ये तो 80 से कम है ना, तो ऐसे 15 वर्कर है, और कितने होंगे, अब बताओ और कितने होंगे, मैंने एक हिंट्स तो दे दिया ना, ये 15 वर्कर जो है ये 80 से कम इनको वेजेस मिलता है, और कोई होगा, ये 15 वर्कर के अलावा और कोई फेवरेबल आउटकम होगा क्या, बोलो। 23 और 36। हाँ 23 और 36 दोनों ही होगा, 23 और 36 ये दोनों ही होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया ना 80 यहाँ पर कंसीडर करना है, हमें 80 से कम बोला है तो यहाँ तक, ठीक है। तो 15, 23 और 36 यहाँ पर लिखते हैं, ये देखो 15, 23 और 36 टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अगर ये नंबर ऑफ वर्कर में से कोई भी एक हम लोग जो है रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो हमें 80 से कम वेजेस मिलने वाले वर्कर का ही नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया 150, इसका एडिशन करेंगे 70, अच्छा ये 74 मुझे लग रहा है गलत कैलकुलेशन हो गया, हाँ ठीक है 74, हाँ ठीक है 74। अच्छा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 74 है, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 37, 75, ठीक है 37/75, ये हो गया प्रोबेबिलिटी दैट वेजेस वुड बी लेस देन 80। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी दैट वेजेस वुड बी, क्या बोला है देख लेते हैं, वुड बी मोर देन 100, मोर देन ₹100। तो प्रोबेबिलिटी मतलब वही सेम कंसेप्ट, टोटल पॉसिबल आउटकम दैट इज 150, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, बोलो 100 से ज्यादा वेजेस मिल रहा है, फेवरेबल आउटकम कौन सा होगा, कौन कौन से वर्कर का नाम आएगा, मतलब कितने सारे फेवरेबल आउटकम होंगे, 12 और 5। क्योंकि यहाँ तक तो विद इन 100 है, यहाँ 100 कंसिडर होगा, तो 12 और 5, ठीक है। तो 12 + 5 यानी कि 17, 17/150, 17/150 probability that wages would be, probability that wages would be between 70 and ₹100, ठीक है, ₹70 and ₹100, ये हमें पूछा है, तो फिर से वही टोटल आउटकम और ऊपर हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। अब बताओ फेवरेबल आउटकम क्या होगा, अगर 70 से लेके 100 के अंदर कंसीडर करना है तो कौन कौन से ग्रुप के वर्कर आ जाएंगे, 70 से लेके 100, 70 कहाँ बिलोंग करेगा उसका दिमाग में रखो, और 100 कहाँ तक होगा, और बताओ कौन कौन से नंबर मुझे लिखने चाहिए, बोलो। बिटवीन बोला है, 70 से लेके 100 के अंदर वेजेस मिल रहा है, मतलब 71 से लेके 99 तक का ना, बताओ कौन कौन सा होगा। 36, 42 और 17। हाँ सही होगा, ठीक है। ये देखो क्यों यहाँ पर 70 से लेके 100 के बीच में ना बिटवीन बोला है, तो 71 से लेके ना, तो 71 तो यहाँ बिलोंग होगा, ठीक है। 70 से लेके 100 के बीच में मतलब इंक्लूडिंग 70 भी मान लो तो भी हम लोग का यही वाला होगा, 36 होगा, ठीक है। अच्छा 100 तक जाना है हम लोगों का, तो 100 के बीच में तो 99 तक, मतलब यहाँ तक होगा, ये नहीं लेना है, ठीक है, ये लेने से तो क्या हो जाएगा, यहाँ 100 होगा, हमें बोला है 70 से लेके 100 के बीच में, तो ये होना चाहिए, तो 70 से लेके 100 के बीच में यहाँ क्या है, यहाँ 70, 71 ऐसे करके स्टार्ट हो रहा है, तो हमें तो वही वाला चाहिए, तो 36, 42 एंड 17 ऐड कर लेते हैं, 36, 42 और 70, ठीक है। ये हम लोग का हो गया टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब ऐड कर लेते हैं, 36 + 4,
2 और 1 7, 95 और 1 50। अच्छा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 19 और 30, 19/30, ठीक है। अच्छा, अब चेक करते हैं आंसर। 0 37/15, ये देखो इन्होंने कैसे किया है, पहला वाला 0, फिर 37/75, ठीक है, फिर 19/30 हो गया, ठीक है। तो इन्होंने प्रोबेबिलिटी को एक नाम दे दिया है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी A B C D ऐसे करके नाम दिया है, ठीक है। तो हम लोगों ने नाम नहीं दिया, तुम लोग चाहो तो नाम दे सकते हो। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग सेट बी का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अच्छा, तीनों करना है, तो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करते हैं। होमवर्क वाला क्वेश्चन है ये हम लोग का। सेट बी लिखते हैं, अभी तक सेट ए कर रहे थे। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अब सेट बी में जाएंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि राइट डाउन द करेक्ट आंसर। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 5 white and 7 black ball एट रैंडम, ठीक है। क्या करने के लिए बोल रहा है कि 2 बॉल्स हमें विथड्रॉन करने हैं, ठीक है, मतलब निकालने हैं एक बैग से जहां पर पहले से ही 5 व्हाइट और 7 ब्लैक बॉल है। अच्छा, पहले हम लोग ये बना लेते हैं, 5 व्हाइट और 7 ब्लैक बॉल है, तो एक कंटेनर बना लेते हैं। यहाँ पर 5 व्हाइट बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है, तो ब्लैक बॉल तो दिखेगा नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, बी लिख लेते हैं, ठीक है। 7 ब्लैक बॉल ऐसे लिख लेते हैं, 7 ब्लैक बॉल, ठीक है। तो टोटल कितने सारे बॉल हैं, टोटल बॉल हो जाएंगे 5 व्हाइट प्लस 7 ब्लैक बॉल, तो 12 बॉल हो गया टोटल। आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ डिफरेंट कलर। अच्छा, हमें क्या करना है, 2 बॉल यहाँ से ड्रॉ करना है, दोनों बॉल अलग अलग कलर के होने चाहिए, ठीक है। तो दोनों बॉल अलग अलग कलर के होने चाहिए, ये कैसे पॉसिबल होगा, मतलब एक व्हाइट बॉल आना चाहिए, ठीक है, और एक ब्लैक बॉल आना चाहिए। यहाँ ब्लैक बॉल तो दिख नहीं रहा है, हम वही ग्रीन से ही कर देते हैं, ठीक है। एक मेरा ब्लैक बॉल आना चाहिए, एक व्हाइट बॉल आना चाहिए, तो दोनों डिफरेंट कलर के बॉल हो जाएंगे। अच्छा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 balls of different color, 2 balls of different color is, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से 2 बॉल सिलेक्ट करना है। अब वो 2 बॉल कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है, यहाँ 7 ब्लैक बॉल में से कोई एक बॉल हो सकता है, जैसे हम ये ब्लैक बॉल मान लेते हैं, ठीक है, 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, इसके साथ ये हो सकता है, मतलब अलग अलग जो है कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, मतलब कौन सा आएगा वो तो हमें नहीं पता। अगर एक ही ब्लैक बॉल होता, एक ही व्हाइट बॉल होता तब बात अलग था, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा व्हाइट इसमें से, ये 5 व्हाइट में से कौन सा व्हाइट निकल के आएगा और ये 7 ब्लैक में से कौन सा ब्लैक निकल के आएगा, वो हमें नहीं पता। जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि हमें क्या करना है, ये 12 में से कोई भी 2 बॉल्स हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा, 12C2, ठीक है, क्योंकि हमें कितने बॉल सिलेक्ट करने हैं, 12 में से 2 बॉल सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे लिए फेवरेबल आउटकम क्या होगा, हम लोग का 2 अलग अलग कलर का बॉल आ जाए, मतलब 5 व्हाइट में से कोई भी एक आ जाए और 7 ब्लैक में से कोई भी एक आ जाए। तो
5 व्हाइट में से कोई भी एक 5C1, 7 ब्लैक में से कोई भी एक 7C1, और ये दोनों इंसिडेंट एक साथ होने चाहिए क्योंकि हम लोगों को दो बॉल को एक साथ ड्रॉ करना है। तो इसका मतलब ये एंड हो गया, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। देखो क्या बोला था, 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग, 2 बॉल ही एक साथ हम लोग मतलब हाथ डाल के बैग से 2 बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एंड हो गया ना, हमें 2 बॉल चाहिए, तो एंड हो गया, तो मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्यों लगा है, क्योंकि देखो अब कौन सा व्हाइट बॉल निकल के आएगा किसको पता, ये 5 में से कौन सा निकल के आएगा वो हमें नहीं पता, तो पांचों में से कोई भी एक आएगा हमारे लिए फेवरेबल केस है, तो 5C1 ऐसे लिखना पड़ेगा। अब हम लोग कॉम्बिनेशन जैसे सीखे थे वैसे हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ पर हो गया कॉम्बिनेशन में क्या करना है, शॉर्टकट, नीचे जितना फैक्टर्स होगा ऊपर भी उतने ही फैक्टर्स लिखेंगे। यहाँ पर 2 into 1, क्योंकि 2 का फैक्टर 2 into 1, और 12 into 11, तो आंसर हो गया 5 into 7, 35/1, यानी कि 35 ही होता है, और ये 66, मतलब 35/66 है ना, 35/66 हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 35/1 35 ही होता है, या फिर ऐसे देख लो 35/1 into 1/66, एक ही बात है, ठीक है, जैसा करना चाहो। ये हो गया, ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 35/66 हम लोग का आंसर होगा। चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं। 35/66 ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन कब यूज करना है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है, ठीक है, बहुत सारे बॉल्स के क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में किए हुए, लेकिन कौन सा बॉल आएगा पता नहीं होता है, तभी हमें कॉम्बिनेशंस का अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1, और सेट बी का हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2, 3। अच्छा 2, अच्छा यहाँ पर बोल रहा है what is the chance of throwing at least 7 in a single cast with 2 dice, ठीक है। बोल रहा है कि व्हाट इज द चांस, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 7 इन सिंगल कास्ट विथ 2 डाइस, मतलब क्या बोल रहा है, 2 डाइस यानी लूडो का गोटी, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, थ्रो कर रहे हैं, और एक एक बार हम लोगों ने 2 गोटी को थ्रो कर दिया, और उसमें जो 2 गोटी अलग अलग थ्रो हुए, ठीक है, मतलब मान लो यहाँ पर एक गोटी है, ठीक है, ये एक गोटी हो गया, और एक ऐसे, ये एक गोटी हो गया, ठीक है, दोनों को हम लोगों ने थ्रो कर दिया। अच्छा यहाँ पर मान लो आया 1, और यहाँ पर मान लो आया 5, ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया। अच्छा अब कास्ट का मतलब होता है एडिशन, कास्टिंग करने का मतलब होता है एडिशन, होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर एडिशन ही है, ठीक है, सिंगल कास्ट, ठीक है, टोटल बोल रहा है कि एटलीस्ट 7 आ जाए एक सिंगल कास्ट में। तो ये देखो 5 + 2 ऐड करने से 7 हो जाएगा, एटलीस्ट 7 का मतलब होता है, ये जो लैंग्वेज एटलीस्ट 7, मतलब ऐड करने से 2 अलग अलग लूडो के गोटी को जब हम लोग एक ही बार में थ्रो कर रहे हैं, तो जो भी उस पे डिजिट्स आएंगे उसका कास्ट करने से, उसका एडिशन करने से हमें एटलीस्ट 7 मिलना चाहिए, मतलब 7 या 7 से ज्यादा। एटलीस्ट 7 का मतलब क्या है कि एडिशन होके, डिजिट्स के एडिशन होके 7 तो कम से कम आए, उससे ज्यादा भी आए तो हमें कोई फर्क नहीं है, दैट इज कॉल्ड एटलीस्ट 7। तो पहले एटलीस्ट 7 का मतलब देखो, एटलीस्ट 7 का मतलब होता है 7 और ग्रेटर देन 7, ठीक है। कास्टिंग का मतलब एडिशन, ठीक है, कास्ट का मतलब होता है, सिंगल कास्ट का मतलब एडिशन, ठीक है, एडिशन। दो दो लूडो के गोटी में जो डिजिट्स आएंगे उसका कास्टिंग करने पे, मतलब उसको टोटल लगाने पे, ऐड करने पे, जो भी बोलो, उसमें हमारा 7 या 7 से ज्यादा आना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग का आ गया है 6, ठीक है, ऐसे 6 होता है ना, 3.6, और यहाँ पर हो गया 2, ठीक है, तो 6 + 2 8 तो भी चलेगा, 7 और मोर देन 7। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। इस पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, वैसे तो 36 आउटकम्स होता है, तुम लोग देख सकते हो, मैंने इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए क्योंकि क्वेश्चंस था इस पे, ठीक है, आता भी है ऐसा क्वेश्चन, मैंने करवाया हुआ है, तुम लोग को देख लेते हैं कहाँ पर लिखा था मैंने, शायद आगे लिखा था, ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो, लूडो का गोटी का पॉसिबल आउटकम 2 डाइस रोल करने से कैसे लिखते थे, एक बार याद करवा देते हैं। ऐसे लिखना है 1 1
ठीक है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, पहले गोटी पे 1, दूसरे पे भी 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, मतलब एक पे 1, दूसरे पे 3, एक पे 1, दूसरे पे 4, ऐसा। दूसरा कॉम्बिनेशन 2 का लगाओ, 2 1 2 2, ठीक है, 2 3 2 4। ये एक बार हैबिट हो जाएगा लिखने में ना, तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। 2 6, फिर 3 1 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। और 4 से होगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ये सब पॉसिबल आउटकम हो सकता है। या फिर 5 1, ऐसा हो सकता है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है। और क्या हो सकता है, 6 1 6 2 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। इतना ही होगा, और तो नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद का क्या होता है, इसके बाद तो 7 7 तो कोई लूडो के गोटी में होता ही नहीं है डिजिट, तो पॉसिबल आउटकम ये हो सकता है ना। अच्छा, अब हमें ये चाहिए फेवरेबल आउटकम कौन कौन सा चाहिए। ये टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया। और अगर नंबर्स में देखें तो यहाँ पर होता है 36, तुम लोग काउंट करके देख सकते हो, ये हम लोगों ने लास्ट दिन भी पढ़ा था ना। ये देखो, लास्ट दिन नहीं, बहुत बार ये देखो ऐसा क्वेश्चन किया है, 36 होता है। 36 हम लोग कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी मैंने बताया था। एक शॉर्टकट बताया था कि टोटल पॉसिबल आउटकम है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट ऑकर्ड 2 टू द पावर 6, यानी 36 हो जाएगा। वैसे मैंने लिख के दिखा दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखने का तुम लोग आदत रखो, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लिख के करने से ना आसानी से आंसर आ जाता है। थोड़ा मेहनत तो होता है, लेकिन आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब हम लोग लिखेंगे टोटल फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो हम लोग को फेवरेबल आउटकम कौन कौन सा होगा, फेवरेबल आउटकम हम लोग का वही होगा जिसपे ऐड करने से 7 या 7 से ज्यादा होगा। तो 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, 2 + 1 3 होता है, 3 + 1 4 होता है, 4 + 1 5 होता है, 5 + 1 6 होता है। 1 6 हम लोग ले लेंगे, क्योंकि 1 6 में ऐड करने से 7 होता है। तो हमें क्या चाहिए, कास्टिंग में 7 या 7 से ज्यादा। 2 1 नहीं लेंगे, 2 1 3 होता है, 2 2 4 होता है, 2 3 5 होता है, 2 4 लेंगे, 2 4। यहाँ पर ये देखो 2 4 लेंगे, 2 5 भी ले लेंगे, ठीक है। 2 5 जो है, सॉरी 2 4 क्यों लेंगे, 2 4 तो 6 होता है, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे। 2 5 होगा ना, गलती से लिखा मैंने, 2 5 होगा, 2 6 होगा, ठीक है। 3 1 नहीं होगा, 3 1 4 होता है, 3 2 5 होता है, 3 3 6 होता है, 3 4 ले लेंगे, 3 4 जो है 7 होता है, 3 5 8 होता है, 3 6 जो है 9 हो जाएगा। 4 1 नहीं होगा, 4 2 नहीं होगा, 4 3 हो जाएगा, 4 3। अच्छा, 4 3 के बाद 4 4 4 5 4 6। अच्छा, इसके अलावा 5 1 नहीं होगा, 5 2 होगा, 5 2 5 3 5 3 5 और 2 7, 5 और 3 8 होता है, 5 4 होगा। और क्या होगा, 5 4 हो जाएगा, 5 5 भी होगा, क्योंकि हमें 7 या 7 से ज्यादा चाहिए ना। 5 5 होगा, 5 6 होगा। अच्छा, 6 1 हो जाएगा, 6 1 तो 7 ही होता है, 6 2 हो जाएगा, 8 होता है, 6 3 हो जाएगा, 9 होता है, 6 4 हो जाएगा, 10 होता है, 6 5 11 होता है, 6 और 6 12 होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का फेवरेबल आउटकम। क्या ये लिखना अलग से जरूरी था, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने एक बार बता दिया। तुम लोग चाहो तो यहाँ पर जस्ट ऐसे पॉइंट आउट करके भी कर सकते हो। तो ये टोटल नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी of getting probability of getting at least 7 in a single cast, at least 7 in a single cast is, कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम 36 है, और फेवरेबल आउटकम काउंट कर लो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इसके बाद कुछ है नहीं, 21, 21/36 ये आंसर आ रहा है। इसको हम लोग जो है सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, 3 7 में 21 और 3 12 36, ठीक है, 7/12, ये देखो 7/12 ऑप्शन बी, ठीक है। बस क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि हमें क्या बोला है, तो फिर आसानी से ही आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें बोला था कि 2 लूडो का गोटी को थ्रो करेंगे तो उस पे टोटल पॉसिबल आउटकम तो 36 होता ही है, और हमें वही वाला फेवरेबल आउटकम चाहिए, मतलब हमारा फेवरेबल आउटकम इस बार है वो डिजिट्स, मतलब वो पेयर्स जिसके कास्टिंग में या फिर ऐड करने से 7 या 7 से ज्यादा आएगा। एटलीस्ट 7 का मतलब सिर्फ 7 नहीं होता है, एटलीस्ट मतलब कम से कम तो 7 मिल जाए, तो 7 से ज्यादा भी मिलेगा, जितना ज्यादा हो सकता है। तो मैक्स टू मैक्स 6 और 6 12, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि लूडो के गोटी में कोई 7 8 9 10 वाला कंसेप्ट होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 7 जो है 21 जो है फेवरेबल आउटकम हो गया, सिंप्लीफाइड होकर ये 7/12 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का सेट बी का हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 3। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या बोला है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग, ठीक है, चांस मतलब वही प्रोबेबिलिटी, ठीक है, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, फिर से देखो एटलीस्ट दिया है, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक या एक से ज्यादा होगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट वन डिफेक्टिव आइटम इफ 3 आइटम्स आर ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम ए लॉट कंटेनिंग 6 आइटम ऑफ व्हिच 2 आर डिफेक्टिव आइटम। अच्छा, एक एक जगह पे लॉट्स में 6 अलग अलग आइटम है, ठीक है, जिसमें से जो है कि 2 आइटम डिफेक्टिव है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। मतलब ये ऐसा कुछ है कि हम लोगों के पास मान लेते हैं लॉट्स में 6 आइटम्स है। 6 आइटम्स क्या क्या है, एक ये है 1 2, ठीक है, 3 4 5, ये तो दिखेगा नहीं, ठीक है, ये एक आइटम हो गया। चलो, चलो ये एक आइटम हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतने सारे हम लोगों के पास आइटम्स है। अच्छा, अब हमें क्या बोला है, इसमें से बोल रहा है 3 आइटम्स हमें ड्रॉ करने हैं, मतलब निकालने हैं फ्रॉम ए लॉट कंटेनिंग 6 आइटम ऑफ विच 2 आर डिफेक्टिव। अच्छा, इसमें से 2 आइटम जो है डिफेक्टिव है, ठीक है, तो इसमें से यहाँ पर लिखते हैं डिफेक्टिव, ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है, डिफेक्टिव 2, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, अगर टोटल 6 आइटम है उसमें से 2 डिफेक्टिव है तो बाकी 4 जो है वो नॉन डिफेक्टिव होंगे। करना क्या है, बोल रहा है कि हमें इसमें से 3 आइटम ड्रॉ करना है, और हमें प्रोबेबिलिटी इस चीज का ढूंढना है कि कम से कम एक आइटम डिफेक्टिव आना ही चाहिए। मतलब जब हम लोग 3 कोई भी चीज ड्रॉ करेंगे, अब मान लेते हैं कि डिफेक्टिव ये वाला है, रेड वाला डिफेक्टिव है और ये ब्लू वाला डिफेक्टिव है, ठीक है, और बाकी जो कलर आइटम है ना, जैसे कि मान लो ये ले लिया मैंने, जैसे मैंने कलर लिया है और क्या उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, और ये ब्लैक, ठीक है, और ये ब्लैक वाला जो है यहाँ पर ये दिखेगा नहीं, चलो ये ब्लैक वाला जो है, ये तो दिखना मुश्किल है, हाँ अब दिख रहा है, देखो ये ब्लैक वाला जो है ये हो गया हम लोग का नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे हम लोग का एटलीस्ट एक डिफेक्टिव आइटम होना चाहिए, मतलब 3 आइटम ड्रॉ करना है, ठीक है, जब भी ड्रॉ करना है ड्रॉन ऑलवेज 3 आइटम, हम लोग को हमेशा 3 आइटम्स जो है ड्रॉ करना है, लेकिन एक डिफेक्टिव होना चाहिए। मतलब अगर मेरा एक ये येलो वाला है, ठीक है, और एक ये
व्हाइट वाला है जो कि दो नॉन डिफेक्टिव है, तो मुझे एक ये आइटम रहना चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ये वाला आइटम है, एक ये वाला आइटम है, और दूसरा तीसरा मेरा ये वाला है, ये डिफेक्टिव हो गया। ये देखो, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, ये देखो, नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव, ठीक है। अभी ये वाला सीरीज चलाया मैंने, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे क्या बोला है, एटलीस्ट एक डिफेक्टिव, तो एक से ज्यादा भी डिफेक्टिव हो सकता है। तो मैक्सिमम तो मेरे पास दो ही डिफेक्टिव आइटम है। या फिर कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है ये वाला भी आइटम ड्रॉ हो गया और ये वाला आइटम भी ड्रॉ हो गया, ठीक है। मतलब दोनों ही डिफेक्टिव डिफेक्टिव, ये देखो, ये भी डिफेक्टिव ये भी डिफेक्टिव, तो तीसरा मेरा नॉन डिफेक्टिव ही होगा, क्योंकि मुझे बोला था एटलीस्ट, बात समझो मेरा, मुझे बोला था कि एटलीस्ट मेरा एक डिफेक्टिव होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब। अब देखो, मेरे पास तो मैक्सिमम दो ही डिफेक्टिव आइटम है, तो अगर मेरा ड्रॉ इस तरह से हो रहा है कि दो डिफेक्टिव आइटम है तो एक नॉन डिफेक्टिव होगा, तो नॉन डिफेक्टिव में क्या है, हो सकता है इसके साथ ये वाला आ गया, या फिर हो सकता है इसके साथ ये वाला आ गया, और एक हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, यहाँ पर ये देखो, ये वाला आइटम मैंने ड्रॉ किया, ये वाला आइटम ड्रॉ किया, एंड मैंने ये वाला आइटम ड्रॉ किया, ठीक है। ये जो कि नॉन डिफेक्टिव है। देखो, हम यहाँ पर पूरा विजुअलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। तो प्रैक्टिकली मैंने बताने का कोशिश किया अलग अलग कलर से कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन डिफेक्टिव आइटम इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग 6 में से, ये देखो, 6 में से कोई भी तीन जो है बॉल बॉल नहीं, एक्चुअली मैंने ये बॉल तीन आइटम विथड्रॉन कर रहे हैं, तो वो कितने तरीके से हो सकता है, तीन आइटम जो है सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 6 में से कोई भी तीन आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कितने तरीके से हो सकता है, 6 से 3, ठीक है। क्यों ऐसा मैंने लिखा, क्योंकि ये तीन में से कौन सा आएगा वो तो हमें नहीं पता ना, तीन में से कौन सा आएगा, ये हमारा फेवरेबल केस है। अगर ऐसा ऐसा होता है तो हमारे लिए फेवरेबल इंसिडेंट ऑकर्ड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना है, 6 से 3, क्योंकि टोटल आइटम कितने सारे हैं, टोटल आइटम है 6, 6 में से हमें क्या करना है, कोई भी ड्रॉ तीन आइटम ही करना है, तो 6 से 3, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग का ये फेवरेबल केस हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो ये भी फेवरेबल केस जो है ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने समझाया कि कैसे हो सकता है। अब देखो, अगर मेरा यहाँ पर ये केस ऑकर्ड हो, नॉन डिफेक्टिव आइटम ये दो हो और ये डिफेक्टिव आइटम हो, तो ये कितने तरीके से हो सकता है, तो देखो हम यहाँ पर पहला केस यहाँ पर लिखते हैं। ये देखो, एक तो हम लोग का ऐसा हो जाएगा कि अगर ये इंसिडेंट ऑकर्ड होता है, मतलब दो नॉन डिफेक्टिव और एक डिफेक्टिव आए, तो इसका मतलब दो में से कोई भी एक, तो ये हो गया 2C1, ठीक है। दो में से कोई भी एक डिफेक्टिव आइटम आ जाए, 2C1, एंड ये चार में से, अच्छा यहाँ ना मैंने चार नहीं लिखा, ठीक है, ये तीन लिख दिया, ये एक मेरे से गलत हो गया। अच्छा, ये येलो वाला, अच्छा ग्रीन वाला इधर आना चाहिए, ठीक है, तो मैंने पेयर्स भी कम दिखा दिए इसी वजह से। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर नॉन डिफेक्टिव में ये ग्रीन वाला ले लेते हैं, इसका भी ना अलग अलग केसेस हो जाएगा, जैसे ग्रीन, ये देखो, ग्रीन येलो और ये व्हाइट वाला हो गया, ग्रीन येलो व्हाइट वाला हो गया। इसके अलावा भी हो सकता है ना, ये वाला भी तो आ सकता है। अच्छा, तो ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, मुझे दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, मतलब हम ऐसे दिखा दे, ये हम करके दिखा सकते हैं, ये कलर देके ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, हम लिख के दिखा देते हैं। डिफेक्टिव देखो आ सकता है, नॉन डिफेक्ट नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव, ये चलेगा। अब नॉन डिफेक्टिव में कौन कौन सा आइटम आ सकता है, ये देखो, ये वाला आ सकता है, येलो वाला, ठीक है, और ये व्हाइट वाला आ सकता है, ये व्हाइट वाला आ सकता है, ठीक है, और ये फिर इसके अलावा ऐसा भी तो मेरा कॉम्बिनेशन हो सकता है, येलो और उसके साथ ग्रीन, ठीक है,
ये भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है येलो और उसके साथ ये ब्लैक, ठीक है, उसके साथ ये ब्लैक, ये भी तो हो सकता है। और डिफेक्टिव में मान लो ये रेड आ गया, यहाँ भी रेड आ गया, यहाँ भी रेड। अब देखो ये ऐसा एक कॉम्बिनेशन है, और भी हो सकता है, ठीक है, और भी हो सकता है बहुत सारे, जैसे येलो व्हाइट रेड ऐसा वाला हुआ। अब ये इसका ऑल्टरनेट भी तो हो सकता है, येलो व्हाइट और ये जो है रेड के जगह ब्लू, है ना, ये भी तो डिफेक्टिव में मैंने काउंट किया। या फिर येलो ग्रीन और ये ब्लू, येलो ग्रीन और ये सॉरी, येलो ग्रीन और ये येलो ब्लू, सॉरी ये ब्लैक है और ये ब्लू, ठीक है। मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम थोड़ा सा विजुअलाइज करना चाह रहे हैं इसीलिए हम ऐसे दिखा रहे हैं, अदरवाइज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से भी हम कर सकते हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा ऐसा विथड्रॉन हुआ तो भी तो होगा ना, इसमें भी क्या कंसेप्ट हुआ, नॉन डिफेक्टिव है, येलो वाला नॉन डिफेक्टिव है, ये व्हाइट वाला भी नॉन डिफेक्टिव है, और जो ब्लैक ये वाला जो है ये ब्लू है एक्चुअली, ठीक है, वो ब्लैक ब्लू कंफ्यूजन हो जा रहा है शायद, ठीक है, ये ब्लू वाला जो है ये डिफेक्टिव है, तो ये भी चलेगा ना कि हम लोग का एटलीस्ट एक डिफेक्टिव आइटम। तो ऐसे तो मैंने येलो व्हाइट और ये रेड से किया है, ऐसा तुम लोग का दूसरा भी हो सकता है, ये वाला कलर लेके भी कर सकते हो। तो ऐसा बहुत सारा अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा, इतना सारा लिखना थोड़ा सा मुश्किल इसीलिए है क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे कलर यूज कर रहे हैं ना, तो इसीलिए सिंपल सा तरीका देखो, ये दो में से कोई भी एक होगा हमारा चलेगा, और उसके साथ साथ अगर एक ऐसा आइटम है एक डिफेक्टिव है तो बाकी दो नॉन डिफेक्टिव, तो चार में से दो, ठीक है। ये एक फेवरेबल केस हो सकता है, केस वन, फेवरेबल केस में केस वन ये वाला हो सकता है, और दूसरा दूसरा और एक केस हो सकता है, और एक केस क्या होगा, और एक फेवरेबल केस हो सकता है, और ऑप्शन, ठीक है, और दूसरा एक केस हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट वन डिफेक्टिव आइटम बोला है तो एक या एक से ज्यादा, मतलब दो ही डिफेक्टिव आइटम आ गए, ठीक है, दोनों के दोनों डिफेक्टिव आइटम आ गए, मतलब दो में से दोनों ही मैंने सिलेक्ट कर लिया, 2C2, ठीक है, 2C2, और उसके साथ साथ बाकी चार में से फिर कोई एक ही आइटम मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टोटल में तो तीन आइटम सिलेक्ट करना है, ठीक है, टोटल में तीन आइटम सिलेक्ट करना है। मेरा बात समझो, यहाँ पर हमारे पास 6 आइटम है, 6 में से 3 सिलेक्ट करना है, 6C3, ये हो गया टोटल आउटकम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हमेशा जब भी सिलेक्ट करना है तो कम से कम एक डिफेक्टिव आइटम चाहिए, तो ये दो में से कोई भी एक मुझे चाहिए डिफेक्टिव आइटम, और मुझे टोटल अगर 3 ड्रॉ करना है तो एक डिफेक्टिव है तो बाकी दो क्या हो जाएगा, नॉन डिफेक्टिव, और टोटल नॉन डिफेक्टिव आइटम कितने सारे हैं, 4 है, तो 4 में से 2, ये एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मुझे बोला है एटलीस्ट एक डिफेक्टिव आइटम, तो एक से ज्यादा भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो 2C2, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर 4 में से एक ही लेना पड़ेगा, तो ये दो ऑप्शंस हो गए, ठीक है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ये दोनों और है, या तो ये केस ऑकर हो तो भी फेवरेबल है, या फिर ये केस ऑकर हो तो भी फेवरेबल है, तो और यानी कि टोटल, और दोनों के केस में टोटल आउटकम 6C3 है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब ये ड्रॉ क्यों नहीं कर पा रहे थे, तुम लोग देख सकते हो कि कितना सारा आइटम्स होगा, चेक करके देखो, जैसे ये वाले केस में, ये देखो, ये वाले केस में कितना आएगा, ये हो गया 1, ये 2, यहाँ पर 2 into 1 और 4 into 3, 3 to 1 6 5 4, ठीक है, 2 और 2 कैंसिल, ये यहाँ पर हो गया 12, ठीक है, ऐसे 12 कॉम्बिनेशन लिखने पड़ते जो कि थोड़ा सा मुश्किल है लिख पाना, ये 6 से कैंसिल आउट हो गया 20, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं 2C2 का मतलब कितना होता है, 2C2 का मतलब 1 होता है, NCN याद करो, NCN 1 होता है, ठीक है, वैसे भी तुम लोग चाहो तो लिख के देख सकते हो, लाइक 2 into 1 और ऊपर भी दो ही फैक्टर 2 into 1, तो 1 हो गया ना, तो ये हमेशा 1 होगा। अच्छा, इसके बाद 4C1 1 और यहाँ पर 4 हो गया, 4 और 6C3, तो 6 5 4 3 2 1, तो ये और ये कैंसिल आउट 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो गया 20, 12 + 4 16, है ना, 16 हो जाएगा, 16/20, इसका आंसर 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/5, एक बार आंसर देखते हैं, 4/5, अच्छा ये पॉइंट में कर रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग भी 4/5 कर लेते, देखते क्या आंसर आता है, 0.8, 0.80, यानी कि ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल क्यों हो रहा था, ये जो है ना, जहां पर एक डिफेक्टिव आइटम है और बाकी नॉन डिफेक्टिव है दोनों, तो वैसे 12 कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा है,
और भी 6 ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे। हम ये लिख के दिखा सकते हैं जरूर, ठीक है, तुम लोग को ये 4 होगा। ये 4 मतलब क्या हो जाएगा, 2 डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव। ये हम तुम लोग को लिख के दिखा सकते हैं कैसे होगा, 2 डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। ये देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, हम व्हाइट कलर से लिख रहे हैं। देखो जैसे रेड वाला आइटम और ब्लू वाला आइटम ये हमेशा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, डिफेक्टिव है। नॉन डिफेक्टिव में एक बार ले लेते हैं येलो वाला आइटम, ठीक है। अच्छा, फिर रेड और ब्लू ये तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि दो नॉन डिफेक्टिव है। अच्छा, येलो की जगह ये व्हाइट लिख लेते हैं, व्हाइट वाला आइटम आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर रेड और ब्लू, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन वाला आइटम और रेड और ब्लू, और यहाँ पर ब्लैक वाला आइटम। हुआ ना 4 आइटम। 4 ऐसे मैंने कॉम्बिनेशन लिख के तुम लोग को दिखा दिए, डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव वाला, ठीक है। लेकिन नॉन डिफेक्टिव और डिफेक्टिव वाला दिखाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है क्योंकि नॉन डिफेक्टिव बहुत सारे आइटम है ना। तो मैंने येलो व्हाइट लिखा, येलो ग्रीन लिखा, येलो ब्लैक लिखा, फिर यहाँ पर ये रेड से लिया, फिर सेम उसी चीज को मैंने यहाँ पर जो है ब्लू से लिया, ठीक है, ब्लू से लिया। और इसके अलावा ये देखो ये ब्लैक को मैंने इग्नोर किया हुआ है, तो ब्लैक से भी फिर करना पड़ेगा। तो ऐसे करके यहाँ पर 12 आइटम हो जाएगा, जो कि थोड़ा लिखना मुश्किल है, इसीलिए लिख नहीं पा रहे हैं हम, ठीक है। तुम लोग चाहो तो एक बार लिख के देख सकते हो। 6 तो मैंने लिख लिया और ऐसे 6 हो गए, ठीक है, तब जाके 12 होगा, ये वाला केस है ना। लेकिन ये लिखना आसान था तो ये मैंने लिख के बता दिया। दैट इज तुम लोग का यहाँ पर 4 जो आ रहा था, 4 आइटम्स, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। ये सब कलर वलर करना जरूरी नहीं, ये तो हम तुम लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 3, सेट बी का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ये वाला। अच्छा, अब सेट सी का क्वेश्चन नंबर 15 करना है हम लोग को। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, सेट सी ये रहा, इसमें तो 1 2 3 ये सब हो गया, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 भी कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 19 भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 15 ही कर लेते हैं। सेम तरह का क्वेश्चन है। ए पैकेट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज नोन टू इंक्लूड 2 डिफेक्टिव आइटम। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। एक पैकेट है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, एक पैकेट है, ठीक है, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, इज नोन टू इंक्लूड 2 डिफेक्टिव, ठीक है। इसमें से 2 डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब 8 नॉन डिफेक्टिव होगा। 8 नॉन डिफेक्टिव होगा ना। अगर 2 डिफेक्टिव है तो 8 नॉन डिफेक्टिव होगा। इफ ए सैंपल ऑफ 4 कंपोनेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द पैकेट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 4 कंपोनेंट सिलेक्ट करना है। 4 कंपोनेंट सिलेक्टेड एट रैंडम, सिलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली, ठीक है। किसी भी चीज को ध्यान में नहीं रख के हम लोग रैंडमली, मतलब चाहे वो अच्छा चीज हो, डिफेक्टिव हो, नॉन डिफेक्टिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या करना है, 4 कंपोनेंट को रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 10C3, ठीक है। 4 कंपोनेंट सिलेक्टेड एट रैंडमली इन 10C3 वेज, ठीक है। इतने तरीके से ये सिलेक्ट हो सकता है। अच्छा सॉरी, 10C4 होगा ना, 4 कंपोनेंट बोला है, हम पिछले वाले क्वेश्चन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इफ a sample of 4 component is selected at random from the packet, what is the probability that the sample does not contain more than 1 defective item, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, sample does not contain more than 1 defective आइटम। मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, जो हम लोग 4 कंपोनेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। तो जो 4 कंपोनेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, ऐसा होगा तो चलेगा। या फिर नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव एंड ऑल्सो नॉन डिफेक्टिव, क्योंकि बोला है कि
डज नॉट कंटेन मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम, एक डिफेक्टिव आइटम चलेगा लेकिन एक से ज्यादा नहीं चलेगा। डज नॉट कंटेन मोर देन, तो 0 डिफेक्टिव आइटम होगा तो भी चलेगा, क्योंकि बोला है ना एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब या तो 0 डिफेक्टिव आइटम हो या फिर एक डिफेक्टिव आइटम हो, ऐसा चलेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये केस कैसे ऑकर हो सकता है, ये केस कैसे ऑकर हो सकता है, इस केस का ऑप्शन देखो। यहाँ पर 3 डिफेक्टिव आइटम लेंगे तो सॉरी 3 नॉन डिफेक्टिव, तो 8 में से 3 नॉन डिफेक्टिव 8C3 और एक ही डिफेक्टिव चाहिए तो 2 में से एक चाहिए इनटू, तभी तो जाके 4 आइटम जो सिलेक्ट हो गए। या फिर ये ऑप्शन होगा तो भी चलेगा कि चारों के चारों नॉन डिफेक्टिव, यानी कि 8C4। ठीक है, 8C4। तो ये दो हम लोग के हो गए फेवरेबल केस। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया है ना, ये दोनों। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम इज, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने सारे हैं, 8C3 इंटू 2C1। ठीक है, अब प्लस करके यहाँ लिख सकते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पर अलग अलग लिखा था, एक ही बात है, अलग अलग लिखोगे तो भी जो होगा, मतलब हम ये कहना चाह रहे जैसे मान लो 2/4 प्लस 3/4, ये लिखने का मतलब जो है, और 2 प्लस 3/4 लिखने का मतलब तो सेम ही है ना। तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग चाहो तो इसको अलग अलग दिखा सकते हैं कि ये दोनों केस है, या फिर अगर एक साथ दिखाना चाहो कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, ये वाला है और उसके साथ साथ ये 8C4 है ना। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया 10C4। ऐसे दिखाओगे तो भी जो मतलब होता है, अगर ऐसे दिखाओगे तो भी यही होगा, फेवरेबल आउटकम पहले केस में ये, टोटल आउटकम ये, एंड सॉरी, और ये केस हो सकता है या फिर ये वाला केस हो सकता है। एक ही बात है, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेशन करते, कहीं पर भी एक कर लो, यहाँ करो फिर यहाँ करो, हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, 3 2 1, 3 फैक्टर्स तो ऊपर भी 3 फैक्टर्स, 8 7 6 1 और यहाँ पर 2, 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7। ठीक है, 4 फैक्टर्स। अब कैलकुलेट करते हैं, ये 6 और 6 कैंसिल हो गया, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 7 112 112 प्लस यहाँ पर हो गया 3 और 2 6 कैंसिल आउट, 4 2 जा 8, तो 5 इंटू 2 10 इंटू 7 70। ठीक है, ये 70 हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 इंटू 2 6। हम लोग एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 6 इंटू 4 24 डिवाइडेड बाई 24 कर लेते हैं, कितना आ गया 210। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया 182/210। देखते हैं आंसर कैसे दे रखा है, तो आंसर तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको और भी सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। ये कितने से डिवाइड होगा, ये हम लोग का 3 से चेक करते हैं। 3 182 डिवाइडेड बाई 3, नहीं 3 से तो पॉइंट में आ रहा है, 2 से हो जाएगा, 182 डिवाइडेड बाई 2 91, और 210 डिवाइडेड बाई 2 105 डिवाइडेड बाई 3 35। 7 से चेक करते हैं, 7 से हो जाएगा, 7 9 में 7 13। अच्छा, 705 डिवाइडेड बाई 7, 7 के टेबल में 105 तो आता है 15। ठीक है, तो 13/15, इससे आगे तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, 13/15 चेक करते हैं, 13/15, हाँ ऑप्शन सी। अच्छा देखो, क्या हम लोग को ऐसे सिंप्लीफाई करना जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है। कैसे चेक करोगे, हम लोग का क्या आया था 182 डिवाइडेड बाई 210, सिंपल कितना आ रहा है देख लो,
यहाँ पर आ रहा है 0.866। अब तुम लोग का टास्क क्या होगा, इसको लिख लो 0.8666 ऐसे आ रहा है हमारा आंसर। अब एक एक ऑप्शन के साथ चेक करो। 1/3 ये तो 0.33 होता है, ठीक है। फिर 2/3 हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे, 2/3 ये भी हमारे आंसर के साथ मैच नहीं हो रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट है 13/15, ये देखो 13/15 आ रहा है 0.866, तो इसका मतलब यही वाला हम लोग का आंसर होगा। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि हम लोग के लिए ये जरूरी नहीं है कि तुम लोग को इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तुम लोग चाहो तो इसको ऐसे ऑप्शन के साथ चेक करके देख सकते हो कि किसमें पॉइंट वाला आंसर तुम लोग का मैच होता है, क्योंकि कहीं पॉइंट पे दे रहा है, कहीं फ्रैक्शन पे दे रहा है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्या देगा क्या नहीं देगा हम लोग नहीं बोल सकते। तो ये डिवाइड करना नेसेसरी नहीं है कि याद कर करके इसे डिवाइड करो, जरूरी नहीं है। सिंपल पूरा डिवाइड कर लो, जो आंसर आ रहा है बाकी सब पे चेक करके देखो सही हो रहा है कि। अच्छा तो ये हम लोग का अभी तक तो देखो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ होमवर्क वाले क्वेश्चन ही किए, ठीक है। अच्छा अब आगे का देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा। होमवर्क वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ हम लोग का। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अभी तो हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 15, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, इसी सेट का क्वेश्चन नंबर 19 करें। इसमें क्या बोला है देखो, 4 डिजिट्स 1 to 4 and 6 are selected at random to form a 4 digit number। हमें क्या करना है, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, और डिजिट्स है 1 to 4 6, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, डिजिट्स जो अवेलेबल है वो है 1 2 4 और 6, ठीक है। और हमें क्या प्रिपेयर करने हैं, 4 डिजिट्स नंबर, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स नंबर चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म्ड वुड बी डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो सिर्फ 4 डिजिट नंबर ही नहीं चाहिए, 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, विच इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाई 4, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे 4 डिजिट्स नंबर हमें चाहिए। सिर्फ 4 डिजिट से काम नहीं बनेगा, 4 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाई 4। अच्छा देखो अब डिविजिबल का ना अलग अलग रूल्स होता है, जैसे कोई कौन कौन से नंबर 5 से डिवाइड हो सकते पता है, जिसके लास्ट डिजिट 5 है, जिसका लास्ट डिजिट 0 है, ऐसा नंबर हमेशा 5 से डिवाइड होता है। तो 2-3 हम जो है ट्रिक लिख देते हैं, ठीक है, तुम लोग याद रखना। जैसे कोई भी नंबर, एनी नंबर डिविजिबल बाई 2, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कैसे हो सकता है, अगर नंबर एंड विथ, अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट क्या होता है, 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है या फिर 8 होता है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा। रैंडमली कोई भी एक नंबर लिखो जिसके पीछे 4 हो, देखो 5 6 6 7 9 8 4, ठीक है, डिवाइड करे 2 से, ये देखो डिविजिबल हो गया, ठीक है, मैंने रैंडमली लिखा। तो कोई भी नंबर लिख लो जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 अगर होगा तो वो ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 2 होगा। लेकिन तुम लोग को तो पूछा है डिविजिबल बाय 4, तो हम 2 क्यों लिखवा रहे हैं, एग्जाम में आ सकता है ना, डिविजिबल बाय 2 भी आ सकता है, तो थोड़ा सा पता करके रखते हैं ना हम लोग कि डिविजिबल बाय 2 का क्या केस होगा। 4 वाला तो है ही हमारा क्वेश्चन। इसके बाद एनी नंबर डिविजिबल बाय 3, इसका क्या रूल्स है, टोटल ऑफ डिजिट्स शुड बी, ठीक है, 9, ठीक है। तो कोई भी नंबर का डिजिट्स का टोटल अगर 9 होगा तो वो 3 से डिवाइड होगा। चलो चेक करके देखते हैं। 54, क्योंकि ये दोनों का टोटल 9 होता है तो 54 3 से डिवाइड है, हाँ है, ठीक है। अच्छा और 9 होगा ऐसा, जैसे कि 90, तो 90 भी देखो डिविजिबल बाई 3 है। कोई भी नंबर देख लो जिसमें हम लोग का अगर टोटल ऑफ डिजिट्स 9 होते हैं तो उस केस में हम लोग का वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। अच्छा और भी थोड़ा सा लिख देते हैं, एनी नंबर डिविजिबल बाय 4, जो अभी हम लोग का क्वेश्चन है उसके लिए हम लिख रहे हैं लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो अगर 4 डिजिट्स का नंबर
जो है उसके लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 4 है तो वो नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है, बात समझो, अगर कोई भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 डिजिट का वो नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है, ये मैंने जस्ट ऐसे ही लिखवाया और अभी हम लोग का क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिखवा दिया कि 4 डिजिट्स का वो नंबर हमें चाहिए जो डिविजिबल बाय 4 है। तो बोल रहा है कि 4 डिजिट्स के नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट है अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा। मतलब क्या क्या जो है लास्ट के 2 डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, हमारे पास डिजिट है 1 2 4 6। ठीक है, 1 2 4 6, तो प्रोबेबली लास्ट के 2 डिजिट क्या क्या हो सकते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट्स जो है कुछ ऐसे हो सकते हैं, 1 2 या फिर 2 1। अच्छा, 1 4 या फिर 4 1, लास्ट के 2 डिजिट ऐसे हो सकते हैं ना, 1 2 1 4। और ये क्या हो सकता है, 1 6 या फिर 6 1। ठीक है, अच्छा 2 4 या फिर 4 2। अच्छा 2 6 या फिर 6 2, ऐसा हो सकता है। तो कितने सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा और भी हो जाएगा, और क्या हो सकता है, मैंने क्या क्या लिखा है, 12 लिखा है। 12 ऐसे करते हैं ना, 1 2 1 4 1 6, 1 2 1 4 1 6, चलो लिख लिया, 2 4 2 6, 2 4 2 6। अच्छा 4 6, 4 6 नहीं लिखा है, चलो 4 6 लिख लेते हैं और 6 4 भी लिख लेते हैं, जस्ट ऑपोजिट 6 4 भी लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 ऐसे 12 कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, मतलब लास्ट में 2 डिजिट क्या क्या हो सकता है, ये सब हो सकता है। अब इसमें से कौन कौन से डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 है, तो यहां से देखते हैं डिविजिबल बाय 4 कौन कौन सा होगा। डिविजिबल बाय 4 कौन कौन सा है, 12 हो जाएगा, 12 डिविजिबल बाय 4, 14 नॉट डिविजिबल बाय 4, 16 डिविजिबल बाय 4, 24 डिविजिबल बाय 4, 26 नहीं होगा, 46 नॉट डिविजिबल बाय 4, 21 भी नहीं होगा, 41 61 42 ये भी नहीं होगा, 62 62 शायद डिविजिबल बाय 4 नहीं, ये भी नहीं है, 64 ये होगा शायद, हाँ 64। तो देखो चार ऐसे डिजिट्स निकल के आए जो कि डिविजिबल बाय 4 है। तो अगर हम लोग 4 डिजिट्स नंबर बना रहे हैं, 1 2 3 4, जिसके लास्ट 2 डिजिट अगर 12 16 24 या 64 होता है, इन दैट केस वो नंबर डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर कोई नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 12 है तो वो डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कोई नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 16 है तो वो भी डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कोई नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 24 है तो वो भी डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। और ऐसा कोई नंबर है जिसका लास्ट 2 डिजिट 64 है तो वो भी डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमें समझ में आया। अब बात ये है कि हमारे पास तो अवेलेबल डिजिट है 1 2 4 6, इससे हमें 4 डिजिट्स नंबर बनाने हैं। अगर लास्ट का 2 डिजिट 1 2 होगा तो स्टार्टिंग में क्या क्या हो सकता है, तो स्टार्टिंग में 1 2 के अलावा कुछ और हो सकता है, जैसे 4 6 हो सकता है या फिर 6 4 भी तो हो सकता है। मतलब जैसे ये एक नंबर हो सकता है, ऐसा भी तो होगा ना, 6 4 और 1 2, ये भी एक नंबर बन जाएगा। देखो ये भी एक नंबर बन गया ना। अगर मेरा लास्ट का 2 डिजिट 1 2 है, मैंने पहले एक ही फिक्स करके किया, तो स्टार्टिंग में क्या आ सकता है, 4 या 6। अगर 4 6 आएगा तो एक नंबर बनेगा, अगर 6 4 आएगा तो दूसरा नंबर बनेगा। 4612 और ये बन रहा है 6412। अच्छा, अब देखो अगर हम लोगों का लास्ट का 2 डिजिट 1 या 6 है तो स्टार्टिंग में क्या आ सकता है, 2 4 आ सकता है या फिर 4 2 ऐसे आ सकता है। अब 4 2 और 2 4 तो एक चीज है नहीं। ठीक है, तो इसके भी हमारे अलग अलग जो है पेयर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखो अगर 2 4 आया तो नंबर ये बनेगा और 4 2 आया तो नंबर इतना बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2 4 और 6 4 लिख लेते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग का स्टार्ट एंड में 22 4 है तो स्टार्टिंग में 1 6 आ सकता है या फिर 6 1 आ सकता है। अच्छा, अगर एंडिंग में 6 4 है तो स्टार्टिंग में 1 2 आ सकता है या 2 1 आ सकता है ना। तो इतने सारे हम लोगों के नंबर हो सकते हैं जो कि मैंने लिख के दिखा दिए कि कौन कौन से नंबर 4 डिजिट्स वाले हो सकते हैं जो कि हम लोग का डिविजिबल बाय 4 है। तो कितने सारे नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल 8 नंबर्स 4 डिजिट्स के ऐसे हो सकते हैं बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 4 6 व्हिच विल बी डिविजिबल बाय
4, ठीक है, जो कि 4 से डिविजिबल होगा। क्यों ये कंफर्म क्यों कह सकते हैं 4 से डिविजिबल है? क्योंकि वो लॉजिक हम लोगों ने यूज किया जिससे ये पता चलता है कि नंबर डिविजिबल बाय 4 है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 4 है, आगे कुछ भी रहे पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 होता है। लेकिन हमारे पास जो अवेलेबिलिटी था डिजिट्स का, उसी को मैंने यूज किया। अब चेक कर लो डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं। पहला नंबर 4612 डिवाइडेड बाय 4, डिविजिबल बाय 4। 2416 देख लो डिविजिबल बाय 4 होगा। 604 1624 डिविजिबल बाय 4। 406 1264 ये भी देख लो, ठीक है, कंफर्म कर लो। 6412 डिविजिबल बाय 4। 4216 डिविजिबल बाय 4। 6124 देख लो डिविजिबल बाय 4। कंफर्म हुआ ना। 2164, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये देखो 541 तो डिविजिबल बाय 4 हो गया। चलो ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि ये डिजिट्स को यूज करके हम लोगों ने वो नंबर निकाल लिए जो कि डिविजिबल बाय 4 होगा, 4 डिजिट्स वाले। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर लिखते हैं। लिखना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, probability of getting 4 digits number divisible by 4, 4 digits number divisible by 4 is number of favorable outcome, वही सेम चीज, number of favorable outcome divided by total number of outcome। तो फेवरेबल आउटकम तो 8 हो गया। 8 ऐसे नंबर ये हम लोगों ने लिख के बना लिए, ठीक है। और 4 डिजिट से कितने सारे नंबर बन सकते हैं ये कैसे पता चलेगा? अब यहां पर अगर हम लोग कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो गलत हो जाता है। क्यों? नंबर में सिर्फ सिलेक्शन मैटर नहीं करता है। मतलब ये देखो, यहां हम लोगों ने जो नंबर सिलेक्ट किए थे यहां भी तो वही नंबर सिलेक्ट किए हैं। ये देखो 4612, यहाँ भी वही 4612 ही सिलेक्टेड है, लेकिन दोनों चीज अलग अलग है ना। तो नंबर्स जब होता है तब उसमें सिर्फ सिलेक्शन मैंडेटरी नहीं है, सिलेक्शन सॉरी सिलेक्शन सिर्फ नहीं है, ओनली नॉट सिलेक्शन। यहाँ पर सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट या फिर ऑर्डर इज ऑल्सो मैटर। 46 और 64 दोनों जैसे ही डिजिट्स आगे पीछे गए नंबर ही बदल गया। पीछे तो 12 ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन 46 यानी 4612, 64 यानी 6412, इसका मतलब कितने सारे नंबर बन सकते हैं, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कैसे निकाल सकते हैं। तो 4 डिजिट से कितने सारे नंबर बन सकते हैं वो 4p4 होगा। अगर यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगाओगे गलत होगा। कॉम्बिनेशन इज ओनली अबाउट सिलेक्शन, बट यहाँ पर सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों होता है, क्योंकि ऑर्डर मैटर कर रहा है, इसीलिए ये परमुटेशन होगा। ये परमुटेशन है ना कि ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और फेवरेबल आउटकम तो 8 हमें पता है, टोटल पॉसिबल आउटकम तो ये हो गया। अब 4p4 का क्या था फॉर्मूला? एनपीआर का क्या था? देखो याद कराते हैं, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही वाला लिखेंगे। 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये 4 फैक्टोरियल हो गया और 4 फैक्टोरियल 24 होता है, ठीक है। तो 1/3। चलो देखते हैं ऑप्शन क्या है। 1/3 यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा। तो ये वाला पॉइंट टू बी नोटेड था यहाँ पर, ठीक है, इस पे स्टार लगा लो, ठीक है। हम लोग अभी तक जब भी कर रहे थे बॉल्स का क्वेश्चन था तो उसमें सिलेक्शन ही मतलब रखता है। 2 बॉल्स है, ठीक है, तो ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, 3 बॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर तीनों के तीनों बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, अगर तीनों एक ही जैसा बॉल है, ठीक है, तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगा रहे थे? कॉम्बिनेशन। परमुटेशन अभी तक एक भी जगह पे नहीं लगा है, लेकिन जब भी ऑर्डर मैटर करेगा तो परमुटेशन तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन दोनों में होता है। परमुटेशन में भी तो हमें 4 नंबर सिलेक्ट करने हैं, लेकिन उसे अरेंज भी करना है, बट सिलेक्ट कॉम्बिनेशन में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया? परमुटेशन। रिक्वायरमेंट क्वेश्चन का यही था, क्योंकि देखो 1 2 फिक्स था, 1 2 फिक्स था, 1 6 2 4 6 4, ये जो भी मैंने
येलो कलर से लिखा है ये सब फिक्स था, लेकिन 4-6 और 6-4 दोनों चीजों का मतलब अलग हो जाता है, यानी ऑर्डर मैटर, यानी कि परमुटेशन लगेगा। ठीक है, तो सिलेक्शन 4-6 को करना ही जो है कंप्लीशन नहीं है क्वेश्चन का, यहाँ पर जो है ऑर्डर भी मैटर कर रहा है, फिर इसे अरेंजमेंट भी कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हो जाता है 4P4। मतलब एक्चुअली 24 नंबर्स बन सकते हैं, 24 नंबर्स बन सकते हैं ये डिजिट्स को यूज करके, जिसमें से 8 ऐसे नंबर होंगे जो कि डिविजिबल बाय 4 हो। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे सेट बी का। ये तो हम लोग का सेट सी हो गया, चलो अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं सेट बी। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1। Two balls are drawn from a bag containing 5 white and 7 black ball at random. फिर यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ डिफरेंट कलर। ये कर लिया ना शायद हम लोगों ने, सेट बी का 1। हाँ, सेट बी का 1 2 तो कर ली। हाँ, ये कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। चलो अभी हम लोग सेट ए का क्वेश्चन करेंगे। ये तो कर लिया सेट ए का, ठीक है। मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है, आगे पीछे कर रहे हैं तो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ना एक जैसे नहीं है, इसी वजह से। अच्छा, सेट ए का क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा सा थियोरेटिकल टाइप कुछ क्वेश्चंस है, ये करते हैं। सेट ए, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, पहले ये करेंगे। यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, कौन सा ऐसा पेयर्स ऑफ इवेंट है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो एक बार देख लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हम लोगों ने क्या लिखा था। ये देखो, हम लोगों ने ऑकरेंस के ऊपर डिपेंड करके इवेंट को कितनी तरह से डिवाइड किया था। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर इनकम्पेटेबल इवेंट का मतलब क्या था, जब कोई दो चीज एक साथ नहीं हो सकता है उसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जैसे एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड या टेल में से कोई एक ही आ सकता है, दोनों एक साथ नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या लिखा था, आइदर ओनली वन नॉट ऑल 5 कैन ऑकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो कोई भी एक ही डिजिट एक बार में आएगा। अगर हम लोग लूडो का गोटी थ्रो कर रहे हैं, सारे डिजिट्स एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब जब कोई दो इवेंट एक साथ कभी नहीं होगा उसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखो क्या बोला है, ए स्टूडेंट रीड्स इन स्कूल, ही स्टडीज फिलोसफी। राजू वॉज born in India, he is a fine engineer. Ruma is 16-year-old. She is good singer. Peter is under 15 years of age. Peter is a voter of Kolkata. मुझे ये बोलो, ये दो दो पेयर्स के जो भी इवेंट दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा इवेंट ऑकर होना पॉसिबल नहीं है, वही हम लोग का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। कौन सा इवेंट ऑकर होना पॉसिबल नहीं है, क्या लगता है तुम लोगों को, कौन सा इवेंट ऑकर होना पॉसिबल नहीं है ये चारों में से? बहुत ही आसान है, थोड़ा सा जो है लास्ट। नॉर्मल, लास्ट वाला। क्योंकि देखो 15 इयर्स इसका एज है, तो क्या ये वोटर बन सकता है? इंडिया में वोटिंग राइट्स कब आता है बोलो, कौन से एज में वोट दे सकते हो? 18। 18 ना, तो फिर ये दो इंसिडेंट कभी एक साथ नहीं हो सकता है कि एक इंसान का एज 15 साल है और वो कोलकाता का वोटर बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वोट देने के लिए उसको अपना एज, मतलब उसका एज एटलीस्ट 18 तो होना चाहिए। ठीक है, 18 और उससे आगे। तो इसका मतलब 6 नंबर का ऑप्शन डी जो है वो हम लोग का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ये डी, ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इससे हमारा क्या हो रहा है, एकदम स्टार्टिंग का जो पार्ट हम लोगों ने किया था वो भी थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, देखो यहाँ पर, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर, इसे ना बोलते हैं इंटरसेक्शन, इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। इस साइन को बोला जाता है इंटरसेक्शन। ठीक है, अच्छा अब ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन पॉइंट। ठीक है, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट को बोला जाता है इंटरसेक्शन। अच्छा, अब बोल रहा है कि दो ए और बी क्या है, ए और बी दो अलग अलग इवेंट है। बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में कॉमन क्या है, 0। इसको ऐसे रीड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो कॉमन 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है, खाली 0। देन टू इवेंट्स, अगर कॉमन कुछ भी नहीं है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे, एग्जॉस्टिव बोलेंगे, इंडिपेंडेंट बोलेंगे, या इक्वली लाइकली बोलेंगे। ठीक है, तो हम ये बताते हैं, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो अभी अभी मैंने बताया, जब हम लोग का कोई भी इवेंट एक साथ नहीं हो सकता है, अगर एक साथ नहीं होगा तो उनमें कोई कॉमन पार्ट रह ही नहीं सकता है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए इसका आंसर। लेकिन हम थोड़ा सा और भी इलाबोरेट करेंगे, एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली, ये भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स को बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। ये देखो हम लोगों ने ये सारी चीजों को सीखा था एग्जॉस्टिव। ये देखो अगर हम लोग एक डाइस थ्रो करते हैं जहां पर हम लोग पॉसिबल आउटकम दिखाते हैं 1 2 3 6, ये एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैंने 5 और 4 को गायब कर दिया था। ठीक है, तो अगर 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं, सारे पॉसिबल आउटकम एक साथ लिखते हैं, तो इसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, तो ये जो है ये एग्जॉस्टिव इवेंट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे पॉसिबल ए और बी का सारा पॉसिबल आउटकम्स का अगर टोटल बताया जाता है, ए इवेंट चाहे वो कुछ भी हो, बी इवेंट चाहे वो कुछ भी हो, मतलब लूडो का गोटी थ्रो करना हो या फिर कॉइन टॉस करना हो, इवेंट कुछ भी हो, या बॉल ड्रॉ करना हो, ताश या कार्ड जो भी बोलो वो ड्रॉ करना हो, इवेंट कुछ भी हो, अगर दोनों इवेंट का टोटल पॉसिबल आउटकम को हम लोग ऐड करते हैं तो उसे बोला जाता है एग्जॉस्टिव। ठीक है, इक्वली लाइकली मतलब जितना चांसेस ए होने का है उतना ही चांसेस बी होने का है, दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है दोनों इवेंट जो है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बाकी सब हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन जब भी कभी ऐसा रहे ना, कॉमन कुछ भी नहीं है, दो इवेंट में अगर कॉमन कुछ नहीं है, इसका मतलब दोनों इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है। तो ये जो है ये 8th का हम लोग का ऑप्शन ए होगा यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये 0 इसका मतलब ही होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर दो इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बता रहे हैं तो हम लोग कुछ इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि दोनों इवेंट में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, देयर इज नो कॉमन पॉइंट, देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन टू इवेंट। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग फिर से थियोरेटिकल पार्ट में जा रहे हैं, जो हम लोगों ने ऑन दैट मोमेंट नहीं सीखा था, अभी क्वेश्चन के साथ देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर कॉमन पॉइंट नहीं है दोनों इवेंट में, यानी दोनों इवेंट को बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जैसे एक इवेंट के अंदर भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकता है, जैसे कि ये देखो, हेड, एक बार मैंने कॉइन टॉस किया तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, अब हेड हेड आने का जो है इवेंट को हम ए से डिनोट करते हैं, टेल आने के इवेंट को हम बी से डिनोट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कॉमन पॉइंट कुछ भी कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, मतलब हेड दोनों में आ जाए, दोनों में टेल आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब दो बार अगर हम लोग टॉस कर रहे हैं तो एक ही साथ हेड या टेल आ जाए, ये नहीं हो सकता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ये होता है फंडा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 होता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में जाएंगे। यहाँ पर ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन टू इवेंट्स ए एंड बी आर। ठीक है, तो पहले लिखते हैं, देखो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए इवेंट होने का जो चांसेस है, बी इवेंट होने का भी उतना ही चांसेस है, तो इसीलिए चांस प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है तो इसे हम लोग कौन सा इवेंट बोलेंगे, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इक्वली लाइकली, बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो देखो अगर दोनों इवेंट का होने का चांसेस बराबर है तभी तो हम लोग बोलेंगे ना, मतलब इसका वैल्यू जो है इसका भी वैल्यू वही है, तो ये क्या है, ये ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट जितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट भी उतना ही है, तो इसको हम लोग इक्वली लाइकली बोलेंगे। ये देखो ये तो लिखवाया हुआ था, यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखो इक्वली लाइकली।
ये देखो यहाँ पर 1 आने का चांसेस, अगर लूडो का गोटी थ्रो कर रहे हैं तो 1/6 है, 2 आने का भी 1/6 है। नन ऑफ द इवेंट कैन कम मोर फ्रीक्वेंटली देन अदर, कोई भी एक इवेंट किसी से ज्यादा नहीं आ सकता। जैसे पॉसिबल आउटकम एक कॉइन टॉस करने का हेड और टेल है, हेड आने का चांसेस 50%, टेल आने का चांसेस भी 50%। तो इस तरह के इवेंट को हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली, ठीक है। मतलब एक इवेंट होने का जितना चांसेस है दूसरा इवेंट होने का भी एग्जैक्ट उतना ही चांसेस होता है, दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली, ठीक है। तो इसका हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वली लाइकली होना चाहिए। 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली। ये हो गया ऑप्शन सी, 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 11 का हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो इसमें क्या बोला है। If probability of A equal to 1, then the event A is known as, A का वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है, श्योर इवेंट। ये देखो श्योर इवेंट होता है, यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखो हम लोगों ने लिखा था इस पे डिटेल्स, ये कौन से क्लास में लिखा था, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये शायद सेकेंड दिन हम लोगों ने लिखा था या फिर उसी दिन लिखा था, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, हम दिखाते हैं। ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 1 मीन्स श्योर इवेंट, ठीक है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो जो भी हम लोगों ने थियोरेटिकली सीखा था ना उसके बेसिस पे कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 का मतलब होता है श्योर इवेंट, मतलब ये इंसिडेंट होगा ही होगा, मतलब कुछ तो एक होगा। जैसे देखो यहाँ पर मैंने प्रूफ करके भी दिखाया था कि एक कॉइन टॉस करने से या तो हमें हेड मिल सकता है या तो टेल। हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी, ये देखो व्हाइल टॉसिंग ए कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर हेड और टेल, मतलब हेड या टेल में से कोई भी एक आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉसिबल आउटकम क्या है, हेड भी है टेल है, ठीक है। पॉसिबल आउटकम 2 है और फेवरेबल आउटकम भी 2 है, क्योंकि हेड आए या टेल आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब 2/2 1 हो गया, तो श्योर इवेंट ना, क्योंकि देखो कॉइन टॉस करने से हेड या टेल में से तो कोई एक आएगा, कोई भी एक आए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। और जिसको हम लोग कौन से वैल्यू से डिफाइन करते हैं, 1 से, ठीक है। श्योर इवेंट होने का वैल्यू है 1, तो प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू 1 का मतलब हो जाता है कि ये श्योर इवेंट है, ठीक है। तो 20 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1, ये क्या है, ये होता है श्योर इवेंट, ठीक है। श्योर इवेंट, तो इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन है डी, ठीक है। 20 का ऑप्शन हम लोग का डी हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सेट ए का ही एक बार क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते, ये भी हो जाए। ये देखो, इफ फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी जिसका प्रोबेबिलिटी है 1, अब ये क्या है, ये क्या चीज है, ये इसे बोला जाता है यूनियन, ठीक है। यूनियन, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है दोनों चीज को एक साथ दिखाना, ठीक है। दोनों चीजों को एक साथ दिखाना, दैट इज कॉल्ड यूनियन। जैसे मान लो अगर मेरे पास है 1 2 एक जगह पे और एक जगह पे है 2 3, और इसको हम ए नाम देते हैं, इसको हम बी नाम देते हैं, तो ए यूनियन बी क्या होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी का बात अभी नहीं कर रहे हैं। ए यूनियन बी, अगर ए में 1 2 है, बी में 2 3 है, तो ए यूनियन बी को कैसे लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है। कॉमन चीज को दो बार नहीं लिखना है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए यूनियन बी का मतलब हो गया 1 2 3, मतलब एक जगह पे सारी चीजों को दिखाना। और अगर इसी से ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए बोलेगा, अभी मैंने बोला ना कॉमन पोर्शन, तो 2 आ जाएगा क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है। तो इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब मैंने बताया, एक बार ये पॉइंट तुम लोग लिख लो कॉपी में, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है यूनियन, ऐड करना, लेकिन क्या दो दो बार लिखेंगे, ए में भी 1 2 है, बी में भी 2 3 है, तो एक्चुअली 1 2 3 है, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो कॉमन चीज है उसे हम लोग इंटरसेक्शन से डिफाइन करते हैं, इसे यूनियन बोलते हैं, इसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। बस इतना सा पॉइंट लिखोगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इतना सा पॉइंट हमें लिखना है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर बोल रहा है ए यूनियन बी, मतलब ए इवेंट और बी इवेंट को जोड़ने पे 1 आ रहा है, तो ए एंड बी कैसे इवेंट है, ठीक है। पहला बात है यहाँ पर बोला है कि देखो यहाँ पर बोल रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों इवेंट जोड़ने पे
पहला बात है कि वन आ रहा है तो बोल रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये तो नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर बोल रहा है इक्वली लाइकली इवेंट्स। मतलब ये तो इक्वली लाइकली है कि नहीं हमें पता नहीं, क्योंकि ये तो हमें बोल रहा है देखो दोनों को ऐड करने से वन आ रहा है, ठीक है। मतलब टोटल आउटकम्स हमें बताए जा रहे हैं, एक इवेंट ए है एक इवेंट बी, क्योंकि हमें पता है कि टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का वन होता है, तो ये इवेंट और ये इवेंट मिला के प्रोबेबिलिटी वन है, ठीक है। तो इसका मतलब एक बार हम लोग डेफिनेशन पे चलते हैं, देखो यहाँ पर एक बार डेफिनेशन पे चलते हैं। एग्जॉस्टिव वाला डेफिनेशन देखो, एग्जॉस्टिव वाला डेफिनेशन इधर लिखा हुआ था, ये देखो। एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम आर प्रेजेंट। अगर सारे पॉसिबल आउटकम प्रेजेंट है तो उसे हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। और सारे पॉसिबल आउटकम अगर हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली श्योर इवेंट होगा। सारे पॉसिबल आउटकम अगर आ जाते हैं तो वो मतलब 1 2 3 4 5 6 लूडो का गोटी का थ्रो करने का पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6, अगर वो सारे पॉसिबल आउटकम को हम लोग एक जगह पे दिखाते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली वन आएगा। नॉर्मली हम लोगों ने क्या देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन का मतलब होता है श्योर इवेंट, जिसका हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा, क्या देखा कि हेड या टेल में से कोई भी एक आए हमारे लिए फेवरेबल केस है, तो इसका मतलब वो श्योर इवेंट हो जाएगा, क्योंकि हेड या टेल में से तो कोई एक आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर ये दोनों को मिला के वन बोल रहा है, ठीक है। ये दोनों इवेंट अलग अलग है, जिसको अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो ये वन आ रहा है। तो इसका मतलब सारे पॉसिबल आउटकम्स को यहाँ पर बताया गया है, तभी तो वो श्योर इवेंट होगा। जैसे कॉइन टॉस करने से पॉसिबल आउटकम हेड या टेल है, ठीक है। तो या फिर लूडो का गोटी को थ्रो करने से पॉसिबल आउटकम क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन बता रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये एग्जॉस्टिव इवेंट को बता रहा है, मतलब सारे पॉसिबल आउटकम्स को एक जगह पे बता रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे इसे एग्जॉस्टिव इवेंट। 9th नंबर का आंसर हम लोग का होगा एग्जॉस्टिव इवेंट। यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू अगर वन है, इसे बोला जाता है एग्जॉस्टिव इवेंट। अच्छा, और इसके बाद 10th वाला भी हम लोग कर सकते हैं, 10 और एक 23, बस इतना ही करेंगे। इफ एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक बार अगर हम लोग एक अनबाइस्ड कॉइन को टॉस करते हैं, देन द टू इवेंट्स हेड एंड टेल आर, दो इवेंट हेड और टेल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल रहा है। मतलब हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, सही बात है। अच्छा, तो दो ही इवेंट होगा, हेड होगा या फिर टेल होगा, ठीक है, हेड एंड टेल, ठीक है। इफ एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड देन द टू इवेंट्स हेड एंड टेल, ये एग्जॉस्टिव भी है, ठीक है, क्योंकि एक कॉइन टॉस करने पे ऑल पॉसिबल आउटकम में हेड और टेल ही आता है, ठीक है। हेड टेल एक साथ नहीं आएगा, यानी कॉइन टॉस करना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, इक्वली लाइकली भी है। जितना पर चांसेस है हेड आने का, उतना ही चांसेस टेल आने का है। कैसे, दो पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 2, हेड आया तो 1/2, टेल आया तो 1/2, तो इसका भी चांसेस 50%, इसका भी चांसेस 50%। मतलब एक कॉइन टॉस करने पे जो दो इवेंट आ सकता है वो दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं आ सकता है। एग्जॉस्टिव है क्योंकि इसके अलावा और कोई आउटकम है ही नहीं। हेड एंड टेल इक्वली लाइकली, क्योंकि जितना चांसेस है हेड आने का उतना ही चांसेस है टेल आने का। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल दीज, मतलब ए बी सी तीनों चीज हमें यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। मतलब 10th का आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल दीज ए बी सी, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। एबीसी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव मतलब कभी भी एक साथ ये तीनों इवेंट हो नहीं सकता है, मतलब ये तीनों इवेंट का जो आउटकम है वो एक साथ नहीं हो सकता है। एग्जॉस्टिव भी है, एग्जॉस्टिव का मतलब है कि जो है कि एग्जॉस्टिव का मतलब है ऑल पॉसिबल आउटकम्स इनके हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। तीनों का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अगर
ये तीनों इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। पहला बात है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब एक साथ नहीं होगा, सिंपल बात, ठीक है। फिर दूसरा बोल रहा है कि एग्जॉस्टिव भी है। तो एक बार देख लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है आइदर ओनली वन नॉट ऑल फाइव, मतलब कोई भी एक इंसिडेंट ऑकर हो सकता है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन दिया 1/3, तो ऐसे ही 1/3 थोड़ी ना हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 0, एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। अच्छा, और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर सारे पॉसिबल आउटकम्स प्रेजेंट है तो इसे हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। तो ए इवेंट के सारे पॉसिबल आउटकम, बी इवेंट के सारे पॉसिबल आउटकम, सी इवेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स अगर प्रेजेंट है तो इस ऐसे इवेंट को हम लोग एग्जॉस्टिव बोलते हैं। तो एबीसी एग्जॉस्टिव भी है, एबीसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है, और यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, ठीक है। प्लस का मतलब होता है, ये देखो, यूनियन का मतलब बेसिकली प्लस होता है, इंटरसेक्शन का मतलब बेसिकली मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो जीरो हो सकता था, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने से कोई कॉमन पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने से कॉमन पोर्शन कुछ नहीं होता है। लेकिन हमें तो इंटरसेक्शन नहीं बोला है, प्लस बोला है, यानी यूनियन बोला है, ठीक है। अच्छा, अभी अभी हम लोगों ने देखा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने से दो इवेंट, उनका यूनियन प्लस होता है, तो दो से ज्यादा होगा तो वो भी +1 होगा, ठीक है। मतलब यूनियन होने से प्लस होता है। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका हम लोगों ने 1 लिखा था ना, तो वैसे ही यहाँ पर भी सेम चीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या आंसर देंगे, जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि कॉमन पोर्शन का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। कॉमन होता तो यहाँ पर इंटरसेक्शन देता तो ये इन टू होता, इन टू होने से जीरो होता, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया है तो 1 होगा, ठीक है। और एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, ऐसे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर दे कि 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू प्रोबेबिलिटी का होता है। लेकिन हमें यहाँ पर आंसर्स कहाँ दिया है कि इसका फेवरेबल केस और इसका फेवरेबल और टोटल आउटकम कैलकुलेट कर पाते। अगर इन सब का अपना अपना फेवरेबल केस और टोटल आउटकम्स दिया हुआ रहता, तब हम लोग कोई वैल्यू फाइंड आउट कर पाते कि कितना होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसका आंसर क्या देंगे, इसका आंसर कोई भी तीन इवेंट अगर हम लोग का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है तो वो 1 होगा। ये देखो, इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन बी। सेम यही वाला देखो, यहाँ पर ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, ये देखो एग्जॉस्टिव होने से भी यूनियन हुआ या प्लस हुआ, बात एक ही है, ठीक है। यूनियन हो या प्लस हो, बात एक ही है। एग्जॉस्टिव हुआ तो भी 1 होगा, एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ प्लस होने पे तो भी 1 होगा, ठीक है। तो अभी इतना ही हम लोग करते हैं, थियोरेटिकली जो भी किया है, ठीक है। थोड़ा सा थियोरेटिकल वाला देखना, अगर कोई भी डाउट होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। हम तुम लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, तुम लोग करके देख सकते हो। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 8, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 49 और सेट ए का क्वेश्चन नंबर 51, ये आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, 52, ये सब ना बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। ये चार क्वेश्चन हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं, तुम लोग इसको ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।